Hello everyone. अभी मैसेज एक डाल। Hello everyone, how are you? हेलो आयुष भाई, ऑल वेल हियर। आप कैसे हो? इधर भी जी अच्छा हूँ मैं। हेलो। तो आज का शुरू करते हैं सेशन। जी माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। मेंशन नॉट। हेलो आयुष, हाय प्रभु, क्या हाल है आपके? बस अच्छे जी, एकदम बढ़िया। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, सेशन शुरू करते हैं। आज जब तक अब शुरू करें, मैं शून्य को नमस्ते करना चाहता हूँ। अगर हमें याद भी करते हैं, जब धर्मशाला आए थे तो शून्य मिले थे। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ यार, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप पुणे में ही हैं? हाँ जी, पुणे में ही हूँ मैं। पुणे में। सही। चलो, अच्छी बात है। चलिए, तो जैसा अभी तक बात हुई थी कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग और हार्मनी इन सेल्फ, और उसके बाद हम कल से फैमिली पे स्टार्ट करेंगे। तो आज लास्ट पार्ट है हार्मनी इन सेल्फ के ऊपर, और आज हम बात करेंगे अपनी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। और जैसा बात बोली गई, फिर रिपीट हो रही है कि सारे प्रपोजल्स अपने अंदर वेरीफाई किए जाएं नेचुरल एक्सेप्टेंस से, और फिर वैसे हम जी के देखें। तो आज भी जो हमारी बात होगी हेल्थ के ऊपर और अपनी फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर, उसको हम प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करने की एक कोशिश करें। तो आयुष भाई, हाँ जी, बिफोर वी मूव अहेड, जो हम नेचुरल एक्सेप्टेंस कह रहे हैं ना, इस पर आप थोड़ी सी लाइट डालेंगे? आई थिंक बेनिफिशियल रहेगा। नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं हम नेचुरल एक्सेप्टेंस में? नेचुरल एक्सेप्टेंस को भैया अगर बात करें ना, तो एक अपनी सहज स्वीकृति होती है हमारे अंदर। इसी को और शब्दों में बोला गया इंट्यूशन, कॉन्शियंस या इनर वॉइस। और ये ऐसा पार्ट होता है कि जब हम अपने से कोई भी चीज कंसिडर करें ना, कोई भी प्रपोजल कंसिडर करें, कोई भी बात कंसिडर करें, चॉइस कंसिडर करें, तो ये इमीडिएटली एक फीलिंग में उसका आंसर दे देता है। जिसे कहते हैं गट इंस्टिंक्ट भी कई बार बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो एक फीलिंग में हमें तुरंत उसका जवाब आ जाता है कि अच्छा ये बात ठीक है। जैसे कि अगर हम अपने से पूछें कि भाई क्या मैं अपने मन की शांति चाहता हूँ, तो राइट। इमीडिएटली गट इंस्टिंक्ट आता है, बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ। हम अपने से पूछें कि क्या मैं किसी दूसरे इंसान से विरोध चाहता हूँ, कन्फ्लिक्ट चाहता हूँ, तो गट इंस्टिंक्ट आता है कि नहीं, मैं कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, मैं पीस चाहूंगा, हार्मनी चाहूंगा। तो उस चीज को नेचुरल एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इमीडिएटली हमारे सेल्फ का एक डीपर पार्ट जानता है कि क्या जवाब है। और करेक्ट करेक्ट। हाँ सो जी, व्हाट डू वी वांट, इस क्वेश्चन को लेके हम लोग हर सत्र में या हर प्रपोजल के साथ व्हाट डू वी रियली वांट, इस प्रपोजल में जो कहा जा रहा है, डू वी रियली वांट इट इन आवर लाइफ? इस सवाल का जवाब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में देखते हैं। हाँ जी, मतलब हाँ जी, कि ये मतलब फैक्ट सही लग रहा है कि नहीं, हाँ इसेंशियल हाँ। ये बात है। तो जो Yes. हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो साइलेंटली
वर्ल्ड की नॉलेज के साथ अलाइंड है, मतलब हमारे अंदर पूरे ज्ञान का ना पोटेंशियल है दुनिया के बारे में। तो जब भी हम कोई भी सवाल पूछे, चाहे अपनी वांट के बारे में भी पूछे कि मेरी मतलब वांट क्या होगी, या फिर किसी सिचुएशन में व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, और इवन इफ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, लेट अस से वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर नेचर ऑफ सेल्फ, जैसे यहाँ सेल्फ और बॉडी की हम बात कर रहे हैं ना, तो कई बार लोगों से हम पूछें कि एम आई द सेल्फ विद द बॉडी और एम आई द बॉडी, तो उसका जवाब इमीडिएटली नेचुरल एक्सेप्टेंस से निकल के आता है कि भाई आई एम विद माई बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, है ना। तो बेसिकली कोई भी ट्रूथ का स्टेटमेंट हो या कोई भी राइट का स्टेटमेंट हो, राइट एंड रॉन्ग का, उस पे हम सवाल करें तो वो राइट एंड रॉन्ग, हार्मनी और ट्रूथ से अलाइंड जवाब दे देती है, ये बात की जा रही है। हाँ जी जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू जी। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल यहाँ पे? ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट में हम लोग कल ये सब कवर किए थे अपने बॉडी के बारे में और सेल्फ के बारे में 2 दिन से पिछले, कि भाई क्या डिफरेंस है मेरे अपने खुद में जो मैं हूँ और मेरे शरीर में, इन दोनों के डिस्टिंक्शन को समझना और पकड़ पाना। तो डिफरेंट एक्टिविटीज मेरे अंदर क्या होती हैं और मेरे बॉडी के अंदर क्या होती हैं, इस बात को पकड़ पाना। तो ये वही स्लाइड है, और हमने बात किया था इसके, देखें तो शॉर्ट में तो नीड कंटिन्यूअस है मेरी, बॉडी की टेम्पररी, मेरी नीड्स क्वालिटेटिव है, बॉडी की क्वांटिटेटिव, और मेरी जरूरत है सही समझ और सही भाव, बॉडी की जरूरत है भौतिक रासायनिक वस्तुएं और एक सेहत। फिर मेरी जो एक्टिविटीज हैं वो कंटिन्यूअस हैं, और वो कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मेरी इच्छाएं, विचार, आशा, मेरा अनुभव जो मैं ले रहा हूँ। फिर टाइम में भी देखें तो टाइम में भी मेरी एक्टिविटीज कंटिन्यूअस हैं और बॉडी की टेम्पररी है। और अपनी नीड्स को पूरे करने के लिए मेरा क्या रिस्पॉन्स होता है संसार में जीते हुए, कि मैं चीजों को जानता हूँ, जो मुझे सच लगा उस सच को सच मानता हूँ, और फिर अकॉर्डिंगली जब भी मुझे कोई भी सिचुएशन आए या कोई भी रिलेशनशिप आए, तो मैं उस रिलेशनशिप को सही पहचान पाता हूँ, और अकॉर्डिंगली जो रिलेशनशिप की जरूरत है उसको फुलफिल कर पाता हूँ। पर ये भी बात हुई थी कि कई बार मैं बिना जाने भी चीजें मान के जी रहा होता हूँ, और उसके कारण मेरे को बात ये होती है कि मैं गलत पहचानता हूँ और गलत निर्वाह करने लगता हूँ, जिसको हम प्री कंडीशनिंग बोले थे। फिर हमारे ये भी डिस्कशन हुई थी कि मेरी सेल्फ में 5 टाइप की शक्तियां हैं, जिसमें बाहर वाले सेल्फ की शक्तियां हैं एक्सपेक्टेशन, थॉट और डिजायर, और उसकी एक्टिविटीज है कि हम चॉइस लेते हैं लाइफ में, चॉइसेस टेस्ट करते हैं, चाहे बॉडी के थ्रू या कॉन्शियस चॉइसेस को टेस्ट करते हैं, जैसे रिलेशनशिप चूज करना, करियर चूज करना। दूसरा, हम लोग एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं चीजों की, जो थिंकिंग, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल माइंड है हमारा, वो ये काम करता है। तीसरा, जो मेरा चित्त है, उसमें जो भी मैं बातों को सच माना हूँ उसकी एक पिक्चर बन के निकल के आती है। पूरा पिक्चराइजेशन का काम चित्त में होता है। चित्त के और भी काम होते हैं, फीलिंग, सारी फीलिंग्स चित्त में होती हैं, मेमोरीज चित्त में होती हैं। 5 सेंसेस को जो फीलिंग होती है, उसकी जो इनपुट मन से, बॉडी से मन, मन से चित्त तक आता है, 5 सेंसेस की फीलिंग्स भी चित्त में स्टोर्ड होती हैं। तो ये बात जो एक, जब तक हम पूरे डेवलप हमारी कॉन्शियसनेस नहीं होती, हम लोग ज्यादातर इस पार्ट से जीते हैं जिसको हम सर्कल किए हैं। बाकी जो ब्लैंक पार्ट है उसको हम यूज नहीं कर रहे होते हैं अपने अंदर। तो प्री कंडीशनिंग से हम जी रहे होते हैं कि बिना जाने चीजों को मान रहे हैं, सेंसेशंस के लिए जी रहे होते हैं कि हम सेंसेशंस में सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। और ऑप्शन ये है हमारे पास कि अगर हम अच्छे से जीना शुरू करना चाहते हैं तो हम लोग सच को जानना शुरू करें, और सच को जानने के लिए ऑफ कोर्स एनालिसिस, कंपैरिजन, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग तो होती है, पर असली बात यह है कि सच का जो रियल साक्षात्कार है, जो मतलब असली ट्रिस्ट है ट्रूथ के साथ, वो होता है जब हम कंटेम्पलेशन शुरू कर पाते हैं अपने चित्त के अंदर, जो पार्ट 3 जहां पे पॉइंट कर रहा है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारी काम आने लगती है, इसी चीज को हम नेचुरल एक्सेप्टेंस बोले, जो इस पार्ट में काम आने लगती है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारे डीपर सेल्फ से निकल के आती है, जो कि प्रपोज्ड है कि इनकरप्टेबल है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो हमेशा ट्रूथ से, हार्मनी से, जस्टिस से अलाइन है। पर अगर हमारा नीचे वाला पार्ट जो है ये इंडिपेंडेंट ऑपरेट करे,
विदाउट अलाइनमेंट विद आवर डीपर पार्ट और नेचुरल एक्सेप्टेंस, तो फिर ये एक ऐसे घोड़ों की तरह है जो हमारे रथ को किसी भी दिशा में ले जाते हैं रैंडमली, और हम लोग लाइफ में थोड़ा केओस फील करते हैं अपने माइंड में भी। ये कल तक डिस्कस हुआ था। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने बॉडी के रिलेशनशिप, बॉडी पे खास फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ पे और फिजिकल फैसिलिटी पे। तो मेरी नीड्स अगेन हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग कंटिन्यूटी में। प्रॉस्पेरिटी क्या है आज इसी पे डिस्कशन होगा। साथ ही में मेरी नीड्स कंटिन्यूअस हैं, बॉडी की टेम्पररी। और प्रपोजल ये था कि मेरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सेंट्रल पार्ट मैं खुद हूं और मेरा शरीर मेरा यंत्र है अपने एग्जिस्टेंस का पर्पस पूरा करने के लिए इन अ ह्यूमन वे। फिर सेल्फ रेगुलेशन की बात करें तो सेल्फ रेगुलेशन क्या है कि भाई आई एम फीलिंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई बॉडी, फॉर नर्चरिंग माई बॉडी, फॉर प्रोटेक्टिंग माई बॉडी एंड फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ माई बॉडी। इसी के लिए साथ में मैं बॉडी की हेल्थ इंश्योर करता हूं। वाई? सो दैट बॉडी कीप्स एक्ट अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं जैसा शरीर से चाहता हूं वैसा शरीर करने योग्य हो। अगर मैं ध्यान के लिए बैठना चाहता हूं तो फिर मैं आसन लगा के बैठने लायक फ्लेक्सिबल बॉडी रख सकूं। मेरे जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में हार्मनी में चलते रहें जिससे डिजीज भी ना आए, प्लस मेरा जो भी पर्पस है जीने का वो मेरी बॉडी पूरा करने में मुझे हेल्प करे। तो फिजिकल फैसिलिटी हमें लाइफ में क्यों चाहिए? फिजिकल फैसिलिटी अपनी बॉडी के लिए ही चाहिए। किस लिए? 3 चीजों के लिए। सबसे पहले बॉडी को नर्चर करना, उसका पोषण, जिससे बॉडी ठीक काम करती रहे, उसके सारे अंग हेल्दी रहे। दूसरी चीज बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि बहुत ठंड है तो मैं गर्म कपड़ा पहन लेता हूं। एक सेकंड, स्लाइड बदली नहीं है क्या अभी? अच्छा 1 मिनट, ये शायद 1 सेकंड, ये जूम, हेलो जूम तो चल रहा है। आ गई अब? हाँ, गुड गुड गुड, ओके। ये स्लाइड आ रही है ना आप लोग के आगे? ठीक है। तो दूसरा पर्पस है बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि एक घर होता है, हमारे कपड़े होते हैं। कपड़े इंसान ने क्यों पहनने शुरू किए थे? इसलिए नहीं कि मैं सजावट कर सकूं शरीर की, पर इसलिए कि मैं अपने शरीर को बचा सकूं खराब मौसम में। इसलिए कपड़े पहनते हैं हम लोग, ये पर्पस है कपड़े पहनने का। तीसरी चीज कि राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी का सही मैं उपयोग कर सकूं। जैसे, और इसमें इंक्लूडेड है कि बॉडी की एबिलिटी बढ़ा भी सकूं। जैसे कि मानिए कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं तो मैं चश्मा लेता हूं जिससे मेरी आईसाइट ठीक हो, उससे मैं अपनी आंखों का सही यूज कर पाता हूं। अब मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और पॉइंट बी थोड़ा दूर है, पैदल चल के जाने में टाइम लगेगा, तो मैं एक साइकिल यूज कर सकता हूं जिससे कि मैं फास्ट ट्रैवल कर सकूं। वो मेरी बॉडी की ट्रैवल की कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है, स्पीड को। तो बॉडी की कैपेबिलिटी एनहांस कर रहे हैं हम लोग या इंश्योर कर रहे हैं। तो ये 3 रीजंस हैं फिजिकल फैसिलिटी हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है। नर्चरिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, which includes enhancing the capability of the body. And the beautiful thing is that the requirement of physical facility is definite for every human being and it can be identified. So अब देखिए, for nurturing my body I need, for example, food, I need right kind of posture and right breathing. For protection of my body I need clothes and I need shelter, है ना? And for right utilization of my body I may need instruments like a microscope, a telescope, a spectacle, a bicycle, stuff like that. तो अब ये हमारा सब लोग का एक सवाल हो अपने अंदर, that is this physical facility need, can it be recognized along with the required quantity?
क्या ये फिक्स्ड क्वांटिटी में होती है या अनलिमिटेड होती है? फॉर एग्जाम्पल, द क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग द बॉडी, इज इट लिमिटेड और अनलिमिटेड? तो क्लियर जवाब आता है कि ये लिमिटेड है, मुझे लिमिटेड भोजन ही चाहिए। दूसरी चीज आती है कि क्लोथ्स या शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। अब देखें कि क्लोथ्स भी, कपड़े भी जो हमको चाहिए, कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, तो ये भी एक आंसर लिमिटेड निकल के आता है। तो हम लोग खुद अपने से पूछें, क्या हम लोग को पता है हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं घर में? ज्यादातर लोग जिनसे सवाल पूछा जाता है, जब मुझसे भी पहली बार पूछा गया था तो मैं भी नहीं जानता था कि मेरे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। बहुत बड़ी बात हुई। कितने जोड़ी जूते हैं, कितनी जोड़ी शर्ट है, कितनी शर्ट्स हैं, कितनी पैंट्स हैं, कितने बॉक्सर्स हैं, कितने कपड़े हैं, कितने कोट्स हैं मेरे पास। तो लिटरली मैंने पाया कि मेरे घर में तो छोटी सी दुकान है कपड़ों की, मेरे अपने। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट का भी देखें कि इसकी नीड भी लिमिटेड और फिक्स्ड है या अनलिमिटेड है। जैसे कि मेरी फैमिली में हम लोग 4 लोग हैं, तो 4 लोग के लिए कितनी बड़ी कार चाहिए? क्या ये अगर चाहिए तो, मतलब अगर हमें सच में कार चाहिए, एंड दिस सी सम ऑफ द आंसर्स रियली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल फैमिली एंड देयर नीड्स। सो मे बी देयर इज अ फैमिली जिनका काम है, उनको बिजनेस में सप्लाई का खूब काम करना होता है, दे रियली नीड अ कार। बट डज एवरी फैमिली नीड अ कार? ये क्वेश्चन फैमिली खुद जानती है। और अगर कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, मतलब नॉर्मल कार चाहिए या महिंद्रा की थार चाहिए? तो ये भी हम लोग खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि 4 लोगों के लिए नॉर्मल कार भी चलेगी। तो अब हम लोग कितना गैजेट्स पे कितना खर्च करते हैं, तो वहां भी हम देख सकते हैं जो हमने इतने गैजेट्स इकट्ठे किए हैं, उनमें से कौन से गैजेट्स हैं जो कि सही मायने में जरूरत है, या फिर हमने लग्जरीज के रूप में चीजों को इकट्ठा किया हुआ है वांट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंक्लूजन ये आता है कि भोजन हमको सीमित मात्रा में चाहिए, और वो भी सही प्रकार का भोजन चाहिए। कपड़े भी हमको सीमित मात्रा में चाहिए, और जैसे मौसम के प्रकार से कपड़े चाहिए, जैसा मौसम वैसे कपड़े। और इंस्ट्रूमेंट्स भी जो हमको चाहिए यूज करने के लिए, वो भी सीमित मात्रा में और डिपेंडिंग ऑन माय सिचुएशन कुछ पर्टिकुलर प्रकार के चाहिए। अब खाने पे हम देखें तो हम में से कई लोग जानते नहीं हैं, हम लोग को खाने पे, हेल्थ पे पता नहीं है कि भाई बॉडी अल्कलाइन भी हो सकती है, एसिडिक भी। हम खाना बहुत एसिडिक खाने लगे हैं आजकल। इट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत डिजीजेस आने लगे हैं। तो ये भी हम लोग को नॉलेज हो नहीं पाती है। तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट में इसका पूरा कंक्लूजन कि हमारी फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट फिक्स्ड है, लिमिटेड है, और वो मेजरेबल है। आजकल की लाइफ में हम लोग एक होर्डिंग की लाइफ में मोस्ट ऑफ द सोसाइटी जी रही है कि जितना कमाओ उतना अच्छा। जैसे मेरे कॉलेज में ही जो मेरे कलीग्स थे, मैं खुद जॉब में बैठा, ज्यादातर लोग इसी चीज में थे कि मुझे वो जॉब मिले जिसमें मैं सबसे ज्यादा कमाऊं। ये नहीं कि किस जॉब में मैं ज्यादा अच्छा फील करूंगा काम के बारे में, किस जॉब में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, पर ये कि मैं जितना कमाऊं उतना अच्छा। और अभी भी देखिए तो कॉर्पोरेट सेक्टर में हर 1-1.5 साल में हम जॉब्स चेंज करते हैं जिससे 20% हाइक मिलती रहे। तो इन्फ्लेशन तो भारत का 5 या 8% होता है, पर हम हाइक कम से कम 20% जब तक जिए तब तक चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमने आज तक नापा नहीं कि हमारी जरूरत कितनी है। तो प्रोस्पेरिटी की डेफिनेशन देखें, फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी क्या है। पर चलिए इस पे आने से पहले एक छोटी सी पोल लेते हैं हम लोग, और फिर उस पे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, एक छोटी सी पोल कि हम लोगों ने आज तक अपनी लाइफ में फिजिकल फैसिलिटी की नीड्स कितनी आइडेंटिफाई की हैं और हम कैसे यूज करते हैं। कभी हमने क्या बैठ के आइडेंटिफाई करने की कोशिश की एज अ फैमिली कि भाई हमारी ये जरूरतें, हमें इस प्रकार का घर चाहिए, इतने कमरों का घर चाहिए, 4 लोगों को 14 कमरों का घर चाहिए, 30 बाथरूम चाहिए, या फिर 4 लोगों के लिए 2 बाथरूम ही काफी हैं और 4 कमरे काफी हैं जिसमें गेस्ट भी सो सकें। तो ये कभी हमने मेजर किया है क्या कि क्या चाहिए, कितना चाहिए? कार भी हमें चाहिए तो कितनी कार चाहिए?
मोबाइल फोन्स हमें चाहिए तो कितने चाहिए, कैसे मोबाइल फोन चाहिए, फिर वो भी हमें क्या आईफोन ही चाहिए या फिर नॉर्मल एंड्रॉयड का फोन भी काम कर जाएगा, और क्या हमें ये फील होता है कि हमारी जरूरतों से ज्यादा है, क्या कम ऐसे जी पाते हैं, और हम लोगों में से कितने लोग जो अपनी एक्स्ट्रा फिजिकल फैसिलिटी है अगर हम फील करते हैं कि एक्स्ट्रा है तो हम कितनी शेयर कर पाते हैं। तो अगर एक बात पे ध्यान देना, जो प्रॉस्पेरिटी की बात चली है, कि जब प्रॉस्पेरिटी होती है हमारे अंदर फीलिंग, तो क्या होने लगता है कि हमें एक होल्डिंग की रेस से हम बच जाते हैं। इस रेस से बच जाते हैं कि मुझे हर महीने इतना तो कमाना ही कमाना है और मुझे अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना ही करना है। मतलब हमें पता चल जाता है कि ऑलरेडी जो जरूरत है उससे ज्यादा हम कमा ही रहे हैं, तो हम उस पर अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट करना बंद कर देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस कर रहे हों तो वो हम सोसाइटी के यूज में डालने लगते हैं। जब भी हम प्रॉस्पेरस होते हैं हमारी वेल्थ और लोगों में नेचुरली शेयर होने लगती है। तो अगर हम लोग अपनी वेल्थ नेचुरली शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रही है डे टू डे मंथ टू मंथ बेसिस में, अगर हम लोग हर महीने और कमाने की ज्यादा सोचते हैं इंस्टेड की मन में ये थॉट्स चलते हैं कि यार और कमाया जाए और इंश्योर किया जाए, वेल्थ बढ़ाई जाए, वर्सेस कि मैं कैसे बांटूं जो एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो ये क्वेश्चन है कि हम सच में प्रॉस्पेरस फील कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि प्रॉस्पेरस फील करने वाला इंसान कमाई को लेके बहुत ज्यादा सरदर्द लेना बंद कर देता है और वो बांटने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, और बांटने के साथ थोड़ा वो अगर बढ़ाता भी अपनी वेल्थ को तो उसकी इंटेंशन होती है सब एक्स्ट्रा मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ। जैसे कि हम टाटा को देखें, रतन जी टाटा को देखें अगर, तो टाटा एक ट्रस्ट है, इट्स नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और टाटा ट्रस्ट में उन लोग की, रतन जी टाटा की सैलरी 1 रुपया है जैसे मैंने सुना है, और वो अभी भी इकोनॉमी क्लास से फ्लाई करते हैं। एक बार अक्षर मेरा भाई भी कहीं प्लेन से जा रहा था तो उस फ्लाइट में आए, रतन टाटा जब एंटर की और बिजनेस क्लास में इन्होंने सोचा बैठेंगे, पर वो चल के पीछे आ गए इकोनॉमी क्लास में। वो जैसे इकोनॉमी क्लास में पहुंचे लोगों ने पहचाना और खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया उनको। तो एक इतनी बड़ी फैमिली का इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आज भी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता है। इवन हम टीसीएस के फाउंडर नारायण मूर्ति को देखें तो वो मारुति 800 में ट्रैवल किए हैं बहुत सालों तक। वो और उनकी वाइफ दोनों शेयर करते थे कार, और एक ड्राइवर था उनके पास, और एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं वो लोग। तो वहां भी वो फिजिकल नीड्स अपनी आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से जी रहे हैं। अच्छा, ये पोल कंक्लूड करते हैं। 80% लोगों ने वोट कर दिया, अगर आप में से कुछ बचे हैं तो कर दीजिए। तो ये रिजल्ट्स हैं हमारी पोल के। हम लोगों में से एटलीस्ट 3/4 लोगों ने कोशिश की है अपनी फिजिकल फैसिलिटी की नीड आइडेंटिफाई करने में, पर जवाब में हम लोग में से कुछ ही लोग हैं जो कि इस बारे में थोड़ा श्योर फील कर पा रहे हैं कि हाँ भाई हमें पता है कितनी रिक्वायर्ड है। साथ ही में हम लोगों में से ज्यादातर लोग ये फील करते हैं कि हमारे पास उससे अधिक है अपनी जरूरतों से। कुछ लोग फील करते हैं कि हमारे पास काफी नहीं है, और हम लोगों में से कुछ ही लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी को दुनिया के साथ शेयर कर पाते हैं एक रेगुलर बेसिस पे। तो इस पे एक बात देखें ना, जब तक हम लोग को ये पता नहीं होता कि हमारी फिजिकल फैसिलिटी की नीड्स कितनी हैं, तब तक प्रॉब्लम क्या होती है कि मानिए हम ऐसे ग्लास जैसे होते हैं जिसका कोई बेस नहीं है। अब बिना बेस के ग्लास में आप जितना भी पानी डालो या जितना भी आप शरबत डालो, वो क्या होगा कि वो ग्लास कभी भर नहीं पाएगा। तो जब तक अपनी फिजिकल फैसिलिटी की क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो, ये अंडरस्टैंडिंग ना हो कि हमारे जो फूड की रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ से आ सकती हैं, हमारे कपड़ों की रिक्वायरमेंट कहाँ से कितनी है, कहाँ से आ सकती हैं, हमारे पास कैसी कार, कितनी कार चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, घर कैसा चाहिए, जब तक ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और हमारी हेल्थ कैसे इंश्योर हो, तब तक हम दौड़ते रहेंगे कि हमें
अनश्योर होंगे कि हमारे पास काफी है कि नहीं। कई बार ये होता है कि हमारे पास काफी होता है पर हम सोचते हैं हमारे पास कम है। तो फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है? इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग और प्रोड्यूसिंग मोर और बीइंग एंश्योर्ड ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। मतलब जितनी मेरी और मेरे परिवार की जरूरत है उससे ज्यादा हम या तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर एंश्योर्ड है कि ये आता रहेगा। ये है फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें 2 कदम बहुत जरूरी हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 1 की रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी है कितनी भाई, उसको आइडेंटिफाई कर पाएं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, उसको समझा जाए। सेकेंड स्टेप कि वी एंश्योर द अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी which is more than our required physical facility, and for this we require the right skills. अब हम देखें तो एक आप लोग चैट में भी इस सवाल का जवाब डाल सकते हैं। फूड हमारी रिक्वायर्ड फैसिलिटी है, और फूड भी कह लेते हैं न्यूट्रिशियस पौष्टिक फूड, ऑर्गेनिक फूड कह लें, है ना। तो हम में से कितनी फैमिलीज, हमारी फैमिली क्या खुद का फूड प्रोड्यूस कर रही है? थोड़ा सा भी कितना प्रोड्यूस कर रही है? अगर मुझको 5 किलो सब्जी एक हफ्ते में खत्म होती है, कितने किलो हम खुद उगा रहे हैं? हम नींबू लेते हैं, मिर्च लेते हैं, तो हम या हमारे पड़ोसियों की मदद से खुद का उगाया हुआ कितना नींबू, मिर्च और सब्जी हमारे घर में आता है? या हम मार्केट से ही खरीदते हैं जो केमिकल रिडन, पेस्टिसाइड रिडन फूड आता है। तो वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग आवर ओन फूड। क्लोथ्स भी अगर हम देख लें तो हम लोग कपड़े भी ज्यादातर लोग अपने खुद तो नहीं बना रहे हैं, है ना। हम अपने घर का ज्यादातर सामान लें, साबुन लें तो साबुन घर पे बनाना बड़ा आसान होता है, मैं अपना खुद बनाता हूँ, है ना, बायो एंजाइम से। पर हर चीज का साबुन, नहाने धोने, कपड़े का, बर्तन का, पर ये हम लोग फिर भी खुद बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो आज की टिपिकल फैमिली जिसने अपना गांव छोड़ दिया है, जो शहर में रह रही हैं, हम लोग अपनी जरूरत की एक भी चीज खुद से नहीं बनाते। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादातर बालकनी भी है अगर हमारे शहर में फ्लैट में, तो हम बालकनी में टमाटर तक नहीं उगा पाते हैं, कभी ध्यान नहीं गया। तो फिजिकल फैसिलिटी की नीड में हमारा मतलब क्या होता है? पैसा। हम पैसे में मेजर करते हैं कि इतनी इनकम चाहिए, हम पैसे से चीजें खरीद लेते हैं। बट इसेंशली जो रियल फिजिकल फैसिलिटी की नीड है वो हम एक भी चीज अपनी या बहुत कम चीजें खुद से बनाते हैं। तो अगर प्रॉस्पेरस फील करने की जो ट्रू फीलिंग है ना, जो मुझको आने लगी जिस दिन से मैंने अपना पहला लौकी का पौधा उगाया, पहला मिर्च का पौधा उगाया, जिस दिन से मैं अपने साबुन खुद बनाने लगा, उस दिन से मेरे को लगा आत्मनिर्भरता, जिसकी मोदी जी बात कर रहे हैं कि आज इकोनॉमी डाउन भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे घर पे मेरे सब्जी के छिलकों से बायो एंजाइम बनता रहेगा, प्लस मेरे गार्डन में जितनी भी सब्जियां उगती हैं कम से कम इससे मैं खा के जी सकता हूँ। और साथ में मेरे जो पड़ोसी जो किसान हैं वो अपनी एक्स्ट्रा दाल चावल मेरे से शेयर करते हैं और मैं भी उनके खेतों में काम करता हूँ जाके। तो इस प्रकार से मैं सडनली एक फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस फील कर रहा हूँ कि बाकी इकोनॉमी पे एक निर्भरता खत्म हो गई है। पर जो फैमिली पैसे पे निर्भर जीती है कि पैसे से ही सॉल्यूशन मिलेगा, आपको हमेशा टेंशन लगी रहेगी इन्फ्लेशन की, डिफ्लेशन की, रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी की, सप्लाई चेन की। तो फैमिली को प्रॉस्पेरस फील करने के लिए जितनी जरूरतें हो अपनी चीजों की वो खुद बनानी है। The more we do, the more prosperous we will start feeling. It is not only money, and money is a means to get the physical facility. Money is not by itself the physical facility. पर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमने आज तक फिजिकल फैसिलिटी सही पहचानी नहीं। इनफैक्ट हमको ये मनवा दिया गया, पूरे शिक्षा ने हमारी ये प्री कंडीशन कर दिया कि मनी ही फिजिकल फैसिलिटी है। पर हम पैसा खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, सूंघते नहीं हैं, कपड़े नहीं पहनते पैसे के, ना ही पैसे के घर में रहते हैं। ये जो सोना है, सोना जिसको बेसिस बनाया मनी के लिए,
ये सोने की ना तो खाना बनता है, ना तो दवाई आती है, ना तो कपड़े में काम आता है। इस सोने का ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कोई मोल नहीं है। फिर भी हमने उसको सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज बनाया हुआ आज के समाज ने। मार्केट में आज भी उसकी ट्रेडिंग होती है भर भर के। तो हम लोगों ने एकदम गलत चीजों को अपना साध्य बना लिया, लक्ष्य। और जो असली लक्ष्य होना चाहिए, जो पहले के परिवार करते थे, तभी भारत सबसे बढ़िया देश था इकोनॉमी के मामले में दुनिया में, बहुत 100 सालों तक रहा हिस्टोरिकली। हम लोग सारे गांव के अंदर, एक गांव बोलता था कि हमारे गांव में ही पूरा संसार है। 360 टाइप के प्रोफेशंस विद इन वन विलेज होते थे, या वन विलेज क्लस्टर। भाई बार्बर और लोहार का तो काम छोड़िए, लोग लोहा भी अपना खुद प्रोड्यूस करते थे। 200-200 टन लोहा एक साल में एक एक गांव प्रोड्यूस करता था जो ये काम करता था। शीशे औरतें बनाती थी गांव की। आपके घर आएंगी, नई शादी हुई है या आपको शीशा बनवाना है, आके रिक्वायरमेंट लेंगी शीशे की, वैसा शीशा आपके घर में बनाती थी आंगन के अंदर। अपने इंसान के बालों से, घोड़े की लीद से, चिड़िया की लीद से, हर चीज से वो लोग वो सारे एलिमेंट्स और यूजफुल वो नेचुरल एलिमेंट्स निकालते थे। जो पारा है, मरकरी, पहले माइनिंग तो होती नहीं थी, तो पारा कहाँ से निकालते थे लोग? आपने कभी सोचा है इस बारे में? पारा वो जानवरों की लीद से निकालते थे, क्योंकि हर जानवर की लीद में अलग एलिमेंट्स होते हैं। चिड़िया की जो लीद है, जो कौवे की लीद है खासकर, उसका सूरमा बना के बच्चे की अगर आंखों में लगाया जाए तो फिर बच्चा बड़ी गहरी नींद में सोता है। तो माएं अपने बच्चे को गहरी नींद में सुला के खेती करने जाती थी, बड़े आराम से काम करती थी और बच्चा सो रहा है। तो पूरे नेचर को यूज करके, नेचुरल एलिमेंट से ही सब कुछ वो लोग प्रोड्यूस कर पाते थे। आज हम लोग नेचर से कट के पूर्ण रूप से पैसे पे निर्भर हैं और फैक्ट्रीज पे निर्भर हैं। पूरा प्रोडक्शन सेंट्रलाइज हो गया है। हमारी फैमिली पूर्ण रूप से उस सेंट्रलाइज प्रोडक्शन और सप्लाई चेन पे निर्भर है। अब आप देखिए उसका साइड इफेक्ट, ये जो रिसेशन आ रहा है, यूएस की इकोनॉमी बहुत बुरी डाउन होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी बात भी हुई कुछ वहाँ के फ्रेंड से यूरोप और यूएस में, तो वो बोले, मैंने पूछा भाई आपके गांव में कितने लोग आज भी खेती करते हैं? तो मेरी फ्रेंड बोली कि मेरे गांव में केवल एक परिवार है जो आज भी खेती करता है, बाकी सब लोगों ने खेत बेच दिए हैं या शहर चले गए हैं, अब केवल बूढ़े लोग गांव में रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि सारी ही पॉपुलेशन अगर बाहर रहती है और मॉन्सेंटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करती हैं, तो ये पूरी पैसे की इकोनॉमी तो अब डाउन हो गई, क्योंकि लोग पैसा कमा नहीं रहे हैं। पैसा हाथ में नहीं है तो सब्जी तो बहुत पड़ी है मॉन्सेंटो के पास, है ना, पूरी अमेरिका की जमीनों पे खेती कर रहे हैं, तो सब्जियां तो बहुत है, पर वो सब्जी बेच नहीं सकते क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो सोचिए कि इतना फूड प्रोड्यूस होते हुए भी लोग भूखे रह रहे हैं। तो ये प्रॉस्पेरिटी नहीं हुई। तो जो सच्ची में प्रॉस्पेरस होता है ना, वो दूसरों को देने की सोचता है और वो अपनी फिजिकल फैसिलिटी को कंजर्व करके राइट यूटिलाइजेशन करने का सोचता है। मतलब प्रॉस्पेरस इंसान कमाने से ज्यादा सही यूज के बारे में सोचता है। भारत की भी पहले की जो इकोनॉमी थी, उसमें गांव वाले ये सोचते थे कि मेरे पास जो भी साधन है, इसका सही से सही खर्च या सदुपयोग कैसे हो। वो खर्च प्रधान समाज था कि खर्च कैसे किया जाए, उस पे उनका ध्यान रहता था। आज का समाज आय प्रधान समाज है कि मेरी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, हमें खर्च करना या राइट यूटिलाइजेशन करना नहीं आता है। तो ये वाला आज का समाज हम देख रहे हैं क्या हालत हो गई है। सो अगर हम प्रॉस्पेरस हैं तो फिर हम सही यूज करते हैं अपने रिसोर्सेस का और दूसरे इंसान को या प्रकृति को नर्चर करने का सोचते हैं। पर अगर हम डिप्राइव्ड हैं तो हम एक्यूमुलेशन के बारे में सोचते हैं और दूसरों को एक्सप्लॉइट भी इसके लिए कर लेते हैं। जैसे कि अगर हर महीने हम इतने इतने पैसे अकाउंट में ऐड होते जा रहे हैं, हमको सोच के अच्छा लगता है कि बढ़ता जा रहा है नंबर, है ना, वहां पे ध्यान रहता है कि बढ़ा रहा हूं, ये नहीं कि मैं राइटली यूटिलाइज कर रहा हूं हर महीने। आप इसमें फर्क पकड़ पा रहे हैं क्या कि बढ़ा रहा हूं वर्सेस कि यार हर महीने मैंने इस महीने ठीक यूज किया अपने धन का या अपनी फैसिलिटीज का। दूसरी चीज, मेरा क्लाइंट भी अगर है तो मैं सोचता हूं कि मैक्सिमाइज कैसे कर सकूं अपनी इनकम,
अपने क्लाइंट से, मेरी ये थॉट रहती है। इवन आप टीचर्स को देखिए, जो टीचर्स हैं वो भी जॉब इसलिए कर रहे हैं कि उनकी इनकम हो सके, उनको बच्चों की समझ से मतलब नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ यहाँ लोकल स्कूल्स में ये हालत है। तो समृद्ध व्यक्ति दूसरे का पोषण करने की सोचता है और सदुपयोग, दरिद्र व्यक्ति संग्रह और शोषण के बारे में सोचता है ज्यादा हद तक। अब इसमें बुरा फील करने की बात नहीं है समृद्ध और दरिद्र की बात पे। जो हमारा सच है जान जाएं कि हम सबकी एक प्रोग्रेस है ना लाइफ की जर्नी में। दरिद्र से समृद्ध होने में शायद एक दिन का चेंज आएगा बस। अगर आज ही मैंने पहचान लिया कि भाई मैंने कैलकुलेट कर ली कि मुझे ऐसा भोजन चाहिए और मेरे पास मैं खुद प्रोड्यूस अपनी फैमिली के साथ कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपने गार्डन में काम शुरू कर दूंगा प्रोड्यूस करने के लिए। और मैं पहचान गया कि पैसे भी मेरे पास काफी हैं। मानिए कि चलिए देखिए रातों रात ट्रांजिशन नहीं होगा इस बारे में, है ना, कि आज हम शहर में मानिए फ्लैट में रह रहे हैं, हम फूड अपना पूरा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बट व्हाट वी कैन प्रोबेबली थिंक अबाउट कि वी कैन इन्वेस्ट विद सम फार्मर समवेयर एंड मेक अ पार्टनरशिप। मे बी हम इनोवेट करने की सोचने लगेंगे कि हाउ कैन आई राइटली यूटिलाइज माई मनी so that I can help somebody else produce better vegetables and agricultural output and maybe they can share with me, है ना। तो आदमी इनोवेट करना शुरू तो कर सकता है, तो रातों रात गेम चेंज हो सकता है हमारा, अगर हम पहचान जाएं कि मेरे को क्या क्या चीजें खुद प्रोड्यूस करनी है अपनी फैमिली में। तो अब देखिए, तो एक बात ये है बहुत बड़ी कि कोई इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 14,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, पर वो लोग आज फिर भी और धन चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को और ऊपर उछालना चाहते हैं। वो चाहे 4G लाएं कि 5G लाएं, एनवायरनमेंट का कुछ भी हो, पर वो ला के और पैसा अपना बढ़ाना चाहते हैं। चाहे पब्लिक फ्रीडम हो, पब्लिक स्पीच हो, प्रिवेसी हो, इंटरनेट भी वो चला रहे हों, तो फिर इंटरनेट में प्रिवेसी पे भी हैक करके और पैसा कमा लेंगे एड्स बेच के। एज लॉन्ग एज दे आर मेकिंग मोर मनी दे कैन फूल यू। तो कई बार फेसबुक की ऐप में भी आप देखिए कि हिडन वो होती है, फेसबुक पूरी ट्रैक करता है अपनी ऐप से अब एक यूजर की बहुत प्राइवेट डिटेल्स, और उस ऐप में बहुत छुपी सेटिंग है, अगर आप गूगल पे सर्च करें, जहाँ जाके आप डिसेबल कर सकते हैं टू मेक मनी थ्रू एड्स। तो मतलब अमीर होने का मतलब ये नहीं मैं समृद्ध हो गया। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि मैं यहाँ पे गांव में गुरुकुल लिया था, पुराना टूटा मड हाउस, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पीछे एक अम्मा रहती है बूढ़ी। उन अम्मा का हस्बैंड की डेथ हो गई 3 साल पहले, 2 साल पहले। उनका एक बेटा है जो मेंटली ग्रो नहीं किया, ही इज 42 years old but his mind is of an 8-year old, and they even got him married to another girl who is again 40 years old but her mind is of a 6-year old। तो वो उनके साथ रहती है। अम्मा को ओल्ड एज पेंशन मिलती है 1 महीने का 15 या 1600 रुपया, दैट इज हर इनकम इन द फैमिली। उनका बेटा कभी कभी बर्तन धोने की नौकरी करता है और किसी महीने में 3-4 हजार रुपए कमा लेता है किसी महीने में। तो ये फैमिली साल में टोटल 20-30 हजार की इनकम इनकी होती होगी। हम लोग जब गुरुकुल में गए, पहला दिन था, एक गेस्ट भी आए हुए थे, तो गेस्ट ने कहानी सुनाई हमको। ही वॉज वेरी टच्ड बाई वॉट हैपेंड। हम लोग बाहर थे, वो वेट कर रहे थे शाम में कि मैं और मेरे भैया वापस आए, तो हम लोग का लकड़ी का चूल्हा है वहां, हम उसमें खाना बना के खाएंगे। कहते हैं उतने में अम्मा आई और बोली कि यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बोले भैया गए हुए हैं। तो बोली चूल्हा क्यों नहीं अभी तक जलाया है, शाम हो गई। बोला कि भैया खाना लाएंगे तो बनाएंगे। तो फिर कहता है थोड़ी देर में वापस आई, लकड़ी लेके आई, दाल लेके आई, 5 किलो चावल लेके आई, वहां पे रखी और बोलिए ले अब खा। और कहते अपने सीने पे हाथ दे के मार के ना बहुत एम्फेटिकली बोली कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे आसपास कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं किसान हूं। ये बोली। वो खेती करते हैं अपनी, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ये प्रॉस्पेरिटी थी उस अम्मा की, वो समृद्ध थी कि दूसरे का पोषण करने की सोचती है। तो हम लोग को करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है समृद्ध होने के लिए। हमको सिंपली ये फीलिंग चाहिए कि मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा है। उन अम्मा के पास अपने चावल अपनी दाल खुद का हो जाता है तो उन्होंने बांटा, तो ये समृद्धि है उस इंसान की। तो इसी बात पे एक क्विज आ गई हमारी, एक पोल आ गया। तो
बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तब तक अपने को देखें कि भाई दुनिया में 3 प्रकार के इंसान पाए जाते हैं। एक होते हैं जो कि सुविधा विहीन, दुखी और दरिद्र। दूसरे सुविधा संपन्न, दुखी और दरिद्र, जैसे कि कई करोड़पति हैं। और हमारे समाज में बहुत लोग, ज्यादातर फैमिलीज ऐसे ही बनी हैं, हमको जो एजुकेशन मिली। तीसरा कि सुविधा संपन्न, सुखी और समृद्ध। ये 3 कैटेगरी के इंसान दुनिया में हो सकते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये लॉन्च क्यों नहीं हो रही है पोल? ओके, हाँ जी, अब आपके सामने पोल आई है, ये प्लीज देखिए कि हमको दुनिया भर में ज्यादातर परिवारों की क्या हालत दिखती है। भाई हमने जो अनहैप्पी लिखा है ना, लैकिंग फिजिकल फैसिलिटी अनहैप्पी, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर लार्जली अनहैप्पी, बट एटलीस्ट कंटिन्यूटी में हैप्पीनेस नहीं है। कोई ना कोई इश्यूज रिलेशनशिप्स में बनते ही रहते हैं। दिन में 1-2 बार कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है, हफ्ते में कुछ बार हो जाती है, तो उसको हम अनहैप्पी बोल दिए हैं। मतलब पार्टली हैप्पी पार्टली अनहैप्पी, मतलब शिकायतें हैं आपस में, वैसी फैमिलीज। तो फैमिली में शिकायतें हैं या समाज से शिकायतें हैं? तो लैकिंग फिजिकल फैसिलिटी, अनहैप्पी, फीलिंग दैट वी नीड मोर। दुनिया में किस टाइप के लोग हैं? 2 चॉइसेस हैं आपके पास पहले सवाल में। यू कैन मेक 2 चॉइसेस प्लीज, नॉट ऑल 3। कि किस प्रकार के लोग सबसे ज्यादा हैं दुनिया में, हमको वो मार्क करना है। आप 2 चॉइसेस ले सकते हैं, कोई भी 2। तीसरी चॉइस कि हमारी फैमिली अब यहाँ पे कहाँ आती है, कि हम लोग कंटिन्यूटी में हैप्पी हैं, हमारी फैमिली में कोई शिकायतें नहीं है रिलेशनशिप्स में। साथ ही में हम लोग के पास अबंडेंस है, जो हमने पहचानी, हमने कैलकुलेट किया और हम फील करते हैं कि अबंडेंस है। हमें टेंशन नहीं है कमाने की, हमें टेंशन नहीं होती। पैसा हमारा मेन रीजन नहीं है लाइफ में डिसीजंस लेने का। पैसा मेन रीजन नहीं है कि हम क्या काम करते हैं। पैसा मेन रीजन नहीं है कि हम कौन से रिलेशनशिप्स चूज करते हैं। और साथ ही में हम अपनी वेल्थ को दुनिया से रेगुलरली शेयर भी करते हैं। ये हुई प्रॉस्पेरस फैमिलीज। ये नहीं कि साल में 1 डोनेशन, पर ये है कि एक सिग्निफिकेंट जो भी मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट है, मैं एक्स्ट्रा अमाउंट को दुनिया के लिए ही यूज कर रहा हूँ। ये एक फीलिंग। जैसे कि मैं इस फीलिंग में प्रॉस्पेरिटी के अभी जब पहचाना ना, तो आया मैं कुछ समय में। तो ये भी समझ से ही हो पाता है ना। तो मैं भी गांव में रहता हूँ, इधर ज्यादा खर्च नहीं होता है। मतलब एक घर का किराया देना पड़ता है, और जो कि ज्यादा नहीं है। मेरे लैंडलॉर्ड बहुत ही अमेजिंग आदमी है, फुली फर्निश्ड घर दिए हैं, इंडिपेंडेंट। 5,000 रुपया किराया है। मतलब किस्मत से ऐसा लैंडलॉर्ड मिलता है। तो मैं इतना रेंट देता हूँ। साथ में कुछ सब्जियां तो खुद हो जाती है, जो जब उगता है सीजन, अभी फिर गार्डन लगाया हुआ है। और उसके अलावा कुछ पड़ोसियों से सब चावल वाल आ जाते हैं हमारे पास। पर मेरी फिर मतलब इंटरनेट का खर्चा और ये सब खर्चे हैं। फिर जो बाकी फिजिकल फैसिलिटी है, जैसे कुछ लैपटॉप रखा हूँ बच्चे पढ़ने के लिए। उसके बाद अवन भी मंगाया हूँ, इसलिए कि बच्चे बेकिंग बहुत पसंद करते हैं, हम लोग मिलके केक्स खाएं। और कुछ गांव में भी केक्स बाहर से आते हैं, हम गांव में खुद केक्स बनाएं। फिर उसके बाद आप समझिए कि मेरे घर पे ही बच्चे आते हैं, तो ये भी एक शेयरिंग हो गई कि घर शेयर कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। प्रोजेक्टर भी मेरे दोस्तों ने फंड किया था, एक प्रोजेक्टर और स्क्रीन उन्होंने प्रॉस्पेरिटी से शेयर किया, जिससे कि यहाँ पे बच्चों को फिल्में दिखा सकें। अभी आधे लोगों ने वोट किया है, प्लीज और आगे अगर बढ़ सके। और बंद कर दो। हाँ जी, तो और आप लोग को वोट करना है तो प्लीज डालिए यहाँ पे, फिर आगे बढ़ें जो बचे हुए लोग हैं। और तो मैं प्रॉस्पेरिटी बहुत फील किया, पता है, क्योंकि मैं अपने खुद बायो एंजाइम से सोप्स बनाता हूँ और ड्रिंकिंग के लिए भी बायो एंजाइम बनाता हूँ, जो मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो मैं हेल्थ कॉन्शियस भी ज्यादा होने लगा हूँ। और जो बनता है वो गांव में बांटता भी हूँ, जो एक्स्ट्रा बायो एंजाइम होता है। और गांव से पड़ोस से भी सब्जियां कभी कभी आती रहती है। तो एक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग में यहाँ रह रहा हूँ। इनकम भी उसी हिसाब से रखी है। अब मुझे पता है कि भाई मेरे खर्चे महीने में 10-12 हजार 15 हजार से ज्यादा नहीं होते, हद से हद। मैं ऑर्गेनिक फूड जो नहीं उगता वो खरीद के भी खाता हूँ कभी कभी, पर ऑर्गेनिक मोस्टली। तो 15 हजार का खर्चा जब मुझे पता है, जिसमें मैं 2-3 गेस्ट भी रख लेता हूँ अपने साथ,
तो अब मेरे को साल का 1,80,000 का बजट मिल गया है, और मेरे को उससे ज्यादा इनकम हो जाए, मानिए 2.5-3 लाख रुपए हो जाए, तो बहुत है मेरे लिए। तो जहाँ पे मैं 2.5-3 लाख 5 लाख महीने में कमाने वाले मुझे ऑफर्स मिले थे पहले, अब मुझे साल में ही उससे आधी इनकम भी मिल जाए 5 लाख की, मेरे लिए बहुत फील होती है। सो ये एक सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी मेरे अंदर खुद डेवलप हुई पिछले कुछ समय में। और अपने क्लाइंट से भी मैं जो काम करता हूँ, मेरे को ये नहीं होता मैं मैक्सिमाइज करूँ या मार्केट रेट क्या है, मैं मार्केट रेट से कम पे ही काम करता हूँ, क्योंकि मेरी जरूरतें यहाँ पे सीमित हैं। चलिए रिजल्ट्स देखें। तो हम में से एक भी आदमी ने नहीं बोला कि ज्यादातर लोग समाज में सुखी समृद्ध हैं। ये बहुत ही सुंदर कंक्लूजन है और ये सच है। तो हम में से ज्यादातर लोग देखिए बीच में फंसे हुए हैं, जिसको मिडिल क्लास बोले ना, हम लोग मिडिल क्लास, और रिच लोग भी वो यहीं पे आते हैं। है एक कमरा है बस 500 रुपये बाकी। और किसी का स्पीकर ऑन है क्या, प्लीज म्यूट कर सकते हैं? जी चलिए, हम ही ने म्यूट कर दिया। अच्छा, और भी किसी का ऑन है लगता है। पंकज गुप्ता जी, पंकज भैया, म्यूट कर दिए हम वीडियो इनका, ठीक है। तो करंट स्टेट हमारी फैमिली की हम क्या फील करते हैं, तो हम में से 69% लोगों ने बोला कि हम फीलिंग वी नीड मोर में हैं, मतलब हम अभी भी डिप्राइव्ड फील करते हैं। ये रिजल्ट आया है। 1/3 लोगों ने बोला है कि हमें लगता है हम सुखी और समृद्ध हैं। बहुत अच्छे। तो जो हम बाकी लोग हैं ना, अगर हम अपनी फिजिकल फैसिलिटी की नीड डिटरमाइन कर ले और समझ जाए ना, हम भी कैटेगरी 3 में आ जाएंगे। प्लस रिश्तों को सही से समझ लें, खुद को समझ लें, तो हम लोग सारे कैटेगरी 3 में आ जाएंगे। और यही हमारा गोल है कि हमारा संघ सुखी और समृद्ध संघ हो, सुविधा संपन्न, सुखी और समृद्ध। सो कैटेगरी 3 में आने के लिए 2 चीजें चाहिए कि राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैसिलिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटी। जब तक राइट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तब तक हमने जैसे देखा कि हम लोग ये इनफाइनाइट सर्कल में, चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे कि और कमाओ, खर्चे और बढ़ाओ, और ज्यादा चीजें खरीदो, उन चीजों में सुख ढूंढो, पर हमेशा लगे कि अभी भी कमी है क्योंकि हम सेंसेशंस में सुख ढूंढ रहे हैं, फिर और कमाओ। तो ये कभी ना खत्म होने वाले सर्कल में सोसाइटी फंसी हुई है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद अमेरिका में काउंसिल बनी थी जब, तो प्रेसिडेंट आइजनहावर के साथ लोग बैठे थे, तो जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे यूएस के, उन्होंने क्या बोला कि नया अमेरिका कैसा बनाएं। उन्होंने बोला हमें ऐसा अमेरिका बनाना है जिसमें कि लोगों का जो आध्यात्मिक संतुष्टि है वो वस्तुएं खरीदने से आए, वस्तुएं खरीदे और अमेरिका में लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदे और उसी में जीवन की संतुष्टि ढूंढे, जिससे हमारे समाज की पूरी सप्लाई चेन और इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ सके। ऐसे ही हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। और उसको आइजनहावर ने भी ठप्पा लगा दिया था उस प्रपोजल पे। ये बात नहीं हुई कि हमारे समाज में अच्छे टीचर्स बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, हम लोग अच्छे इंसान बने, हमारी लाइफ सिंपल, सुखी और समृद्ध हो, हम लोग आत्मनिर्भर हो। नहीं, फोकस ये कि हमारी डिमांड बढ़े। वी मस्ट इंक्रीज द डिमांड फ्रॉम एवरी फैमिली। एंड टुडे अमेरिका के घर में हर दिन 2.5 किलो कचरा निकलता है एक दिन में, ऑन एन एवरेज। बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेस्ट, आप समझ सकते हैं कितना कंज्यूम करते हैं। एक एवरेज प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 6 मंथ्स है यूएस में। 6 महीने में एक जूता फेंक दिया जाता है एक एवरेज फैमिली में। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन में क्या लाइफ जी रहे हैं। और कमाओ और खर्च करो और घर पे आके टीवी देखो, सो जाओ, अगले दिन और कमाओ, मॉल में जाओ और खर्च करो, घर पे आके टीवी देखो, सो जाओ। इसी में वो जी रहे हैं, एक गोल सर्कल में। अब देखिए दुनिया की हालत है, यूएन रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की, कि हमारा 4.2 बिलियन टन फूड जो प्रोड्यूस होता है, उसमें से 1 बिलियन टन हमारा वेस्ट होता है ना। जबकि फूड प्रोडक्शन है 6 times more than required to feed human beings. Still 1/3 of the food is getting produced. In Africa, in Yemen, in India, in Bangladesh, people are dying of hunger.
so much of inequality in the world, है ना? Wastage is enough to feed 1300 crore people in 1 year. इतनी ज्यादा वेस्टेज है दुनिया में खाने की। ये क्या हो रहा है? क्या हमने समझा है इंसान की जरूरतें क्या हैं? क्या हमने समझा है राइट यूटिलाइजेशन? ये पार्ट पे हमारा ध्यान दिलाया ही नहीं गया आज तक। सबसे जरूरी पार्ट यही है जो पुराने गांव में भारत के होता था कि भाई राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को समझो। मेरे पापा मुझसे बोलते थे जब मैं छोटा था, हम बच्चों से बोलते थे कि बच्चों जब तुम बड़े होगे ना तो तुम्हें एक एक रुपए का मोल समझ में आएगा। वो हमको सच में उम्र से 18 साल 25 साल होने पे नहीं समझ में आया, मेरे को अब समझ में आया है पिछले 2-3 सालों में कि सच में एक रुपए का मोल तो क्या बोलूं, मुझे तो एक रुपए का नहीं, मुझे तो खाने पीने का मोल समझ में आया। पर फिर भी उनका भाव जो था कि यूज कैसे करना, एक रुपया भी है तुम्हारे पास तो इस चीज का मोल समझो। कल एक पल्लवी है, उनकी फ्रेंड से बात हुई, वो बंगाल में है। वहां पे एक तो कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद ये साइक्लोन अम्फान आ गया, उसके बाद फिर वो कलकत्ता में रहती हैं, उसके बाद ये लोकस्ट आके क्रॉप पे अटैक कर दिए इंडिया के। तो वो बोली कि पल्लवी मैं तो सोचती हूँ कि बस मैं मरूं तो मैं ठीक से मरूं, और अभी ये मुझे लगता है कि ऐसा ना हो भुखमरी हो जाए, भूख से मरना पड़े। कहती है मेरे को आज इस बात की वैल्यू समझ में आ रही है कि मेरे को जो भोजन मिल रहा है घर पे, लॉकडाउन तो छोड़ो, मैं कम से कम खाना तो खा पा रही हूँ। मेरे को आज पहली बार लाइफ में ग्रेटफुलनेस फील हो रही है अपने फूड के लिए कि इट इज कमिंग टू माय होम। तो राइट यूटिलाइजेशन भी हम समझे क्या, जब हम ग्रेटफुल होंगे ना जो हमें मिल रहा है तो राइट यूटिलाइजेशन भी करने लगेंगे। सवाल क्या है बड़ा, क्या हम प्रोड्यूस कम कर रहे हैं? क्या हर फैमिली के पास कम प्रोडक्शन है, या फिर वो फैमिली डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं जानती है या राइटली यूटिलाइज करना नहीं जानती है? इंडिया में 90% वेल्थ 10% फैमिलीज के पास है। अगर वो फैमिली अपनी वेल्थ को राइट यूटिलाइजेशन करना शुरू करें तो इंडिया में एक इक्विटेबल सोसाइटी नहीं बन जाएगी। सरकार पे क्यों इतना बोझ आता है कि सरकार ही रिलीफ लाए लोगों के लिए, हम समाज खुद क्यों नहीं ला रहे? क्या ये क्वेश्चन समझ का और रिलेशनशिप का नहीं है कि कहीं पे हमारी समझ सही नहीं बनी और कहीं हमारे आपसी रिश्ते सही नहीं है समाज के रूप में, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि सुविधा की कमी नहीं है। तो सवाल यही आ गया कि ये सही शिक्षा और सही संस्कार का ही सवाल है। अगला आप देखिए, मीट प्रोडक्शन दुनिया भर में। तो 20% जितनी भी लैंड पे प्रोडक्शन है धरती का, 20% ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड, मतलब हार्वेस्टेड फॉर ह्यूमन पर्पसेस, आउट ऑफ विच लाइक वी स्टडीड 1/3 इज वेस्टेड, अराउंड 7%। उसमें से भी जो बचता है उसका मेजर प्रोडक्शन कैटल्स के लिए जा रहा है। मतलब 1 किलोग्राम मीट बनाने के लिए 14 से 16 किलोग्राम ग्रेन और 21,000 लीटर पानी लगता है। इसके कारण दुनिया भर के जो कैटल हैं वो 8.7 बिलियन पीपल का खाना खाते हैं। मतलब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के बराबर खाना केवल हमारे कैटल खा रहे हैं, जो हम मीट के रूप में खाना चाहते हैं। जमीन का यूज कैटल के लिए, अगर हम वेज डाइट पे रहें तो 0.2 एकड़ पर पर्सन है लैंड का यूज। मतलब पूरे साल का एक आदमी का खाना 0.2 एकड़ लैंड से निकल सकता है। पर कैटल के प्रोड्यूस पे जो हम जी रहे हैं, हमें मोर देन 3 एकड़ लैंड चाहिए वैसे लोगों के लिए जो मीट खाते हैं। आप यूरोप और अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पे कि कितना कंजम्पशन है वहां पर। इसके कारण क्या होता है, जब इतनी कैटल होती है ना तो जंगल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जानवर सारे पेड़ पौधे खा जाते हैं। तो उसके कारण अमेज़न का रेन फॉरेस्ट 20% कम हो गया है इन कैटल्स के कारण। एक डिफॉरेस्टेशन पे ना, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा डिफॉरेस्टेशन पे, एलन सोल की एक टॉक है। तो वो उन्होंने सोल्यूशन दिया डिफॉरेस्टेशन का। आप जानते हैं दुनिया भर, सॉरी डिफॉरेस्टेशन नहीं, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन पे सर्च कीजिएगा तो दुनिया भर में डेजर्ट्स बहुत बढ़ने लगे हैं। पूरी द होल वर्ल्ड इज स्लोली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट। एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारे इतने सारे कैटल फार्म्स जो यहाँ पे खुले हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग देयर रोल इन दिस होल थिंग। सो अब ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें समझ की बातें हैं। अभी तक कोई सवाल किसी का?
ठीक है जी, चलिए हेल्थ ऑफ बॉडी पे आते हैं। अब जो हम इतना कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? शरीर के लिए कमा रहे हैं ना। मतलब हम अपने शरीर के लिए ही कमा रहे हैं ना ये सारी चीजें, या फिर हम इसलिए कमा रहे हैं कि हम समाज में दिखा सके कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, देखो मेरा घर कितना बड़ा है, देखो भाई म्यूजियम जैसा सजा दिया हूँ, कहाँ कहाँ के एंटीक पीसेस लाया हूँ दुनिया से इंपोर्ट करा के। तो उन एंटीक पीसेस का मेरी डेली लाइफ में तो कोई वैल्यू नहीं है, ना ही मेरे खुशी में ना ही गम में, पर फिर भी सजा रहा हूँ घर। तो हम कमाते किस लिए? अल्टीमेटली देखिए, फिजिकल फैसिलिटी की नीड बॉडी के लिए है ना। तो यहाँ पे बात आती है संयम से जीने की। संयम को हम बोले सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब फीलिंग। हाँ, थॉमस का हैंड उठा है, थॉमस प्लीज बोलिए। आयुष भैया, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे आपके प्रीवियस स्लाइड में आप फूड के बारे में बोल रहे थे, तो ये समझना था मेरे को कि फूड ऑफ चॉइस में अगर हम वेजिटेरियन या वीगन या नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रेफर करते हैं, इसमें इम्पैक्ट क्या होता है? इस पे क्या क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है? हाँ, इम्पैक्ट मतलब हम पे और नेचर पे कैसा इम्पैक्ट होता है, और आपका क्या राय है कि कौन सा डाइट अच्छा रहता है, मतलब हमारे लिए और नेचर के लिए कौन सा डाइट? हाँ जी जी जी। तो भैया देखिए, ये कैटल वाली स्लाइड तो हम देखे ही ना कि इसके कारण क्या इम्पैक्ट हो रहा है दुनिया में, है ना। आप भैया एक चीज करेंगे आज ना, यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं हम, प्रॉब्ली यहाँ शेयर भी करें, अगर आपको मिले या मुझे मिले मैं शेयर करूंगा, कि ये जो कैटल फार्मिंग है ना दुनिया भर में, मीट इंडस्ट्री, उस पे एक वीडियो शेयर करते हैं, खुद देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि भाई दुनिया में जो डेजर्ट्स बन रहे हैं, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, उसमें कैटल का हाथ है। 1 केजी मीट के लिए 21,000 लीटर पानी जा रहा है, जबकि अफ्रीका में लोग प्यास से मर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मीट के लिए कितना ज्यादा धरती से रिसोर्स खींच रहे हैं। आप जानते हो जो एमिशन है गैसेस का ना, कैटल के डंग से और उनकी जो आप फार्ट्स होती हैं, उससे जो गैसेस ग्रीन हाउस एमिशन है, कैटल से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है दुनिया में। इट्स कंपेरेबल टू द फैक्ट्रीज दैट वी हैव सेट अप। ग्लोबल वार्मिंग में कैटल प्रोडक्शन का भी एक रोल है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत खराब है ये जो हम लोग इंडस्ट्रियलाइज्ड मीट चला रहे हैं। पहले क्या फर्क होता था, क्योंकि हर परिवार आत्मनिर्भर जीता था, सेल्फ रिलायंट थे लोग, अपने गांव में खुद की कैटल होती थी, मीट खाते भी थे तो भाई अपनी कैटल रखते थे ना। आज हम लोग ना ही अपनी बकरी रखते, ना ही अपनी मुर्गी रखते, ना ही अपनी कैटल रखते हैं। वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में सारी रियर की जाती हैं, जिससे पूरे धरती पे लोड पड़ता है ना। उसी कैटल का काउडंग लोग अपने खेतों में यूज करते थे। एक सर्कुलर डिपेंडेंस थी लाइफ में, है ना। कैटल उनका फायदा करती थी, वो कैटल का भी ख्याल रखते थे। पर जहां पे फैक्ट्रीज में कैटल रखी जाती हैं, आपने शायद वीडियोस देखे होंगे कि किस हालत में रखी जाती हैं। ऐसे वीडियोस मैंने एक दिन देखे थे, मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं रोता रहा रात भर, मुझे इतना दर्द महसूस हुआ इस धरती के एक एक जानवर का जिस पे इंसान का अत्याचार हो रहा है। मैंने वीडियोस देखे चाइना की वेट मार्केट्स में एनिमल्स का कैसे ट्रीटमेंट होता है, वाइल्ड एनिमल्स का। जिंदा बॉयल करते हैं जानवरों को, जिंदा, और खाते हैं। जिंदा काट काट के पीस बाई पीस खा रहे हैं जानवर को। उसके बाद मैंने ये देखा कैटल फार्म्स में प्रेग्नेंट गाय को वहीं पे काटते हैं, उसका बछड़ा पेट काट के बाहर गिर रहा है, चीर दिया उसका पेट और बछड़ा बाहर गिरा, माँ को उसके सामने मार दिया। सोचिए उसका जन्म कैसे हुआ बच्चे का। एकदम निर्दयी अवस्था में इन जानवरों का ट्रीटमेंट होता है। जो हम डेयरी फार्म का जो मिल्क लेते हैं जो आता है ना, ये मिल्क भी मशीनों से निकाला जाता है। इसमें कई गांव गांव के थन में वो भूल जाते हैं ऑपरेटर्स मशीन निकालना। मानिए बेचारी एक ही स्पॉट पे 1-1 घंटा खड़ी रहती है, 1.5-1.5 घंटा, उसके थन से मशीन खींचे जा रही है, पर दूध खत्म हो गया, खून निकलने लगता है। ये हालत हो जाती है गाय की। उसके बाद जो गाय आती है, उसका जो मेल काफ अगर होता है, उसको तुरंत बुचर करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। पहले तो खेती होती थी, खेत में जो बुल होता था वो खेती में हेल्प करता था, उसका काउ डंग यूज होता था, जो डंग है। आज उसका कोई काम नहीं है, तुरंत कमेले में भेजो मीट के लिए। और आपने मीट इंडस्ट्री में आप हालत देखिए, वीडियोस देखिए, नेट पे बहुत है।
इनसाइड वीडियोस उन सारे कैटल फार्म्स के, आपका दिल दहल जाएगा। तो दूसरा कि हाँ जी किशन आते हैं, आप पे भी हाथ रेस किए हैं। दूसरी बात हम देखें ना तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं ना प्रकृति में, वो होठ से पानी पीते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। ये नेट पे भी सर्च करके कंफर्म कीजिएगा। अब इंसान को देखें तो इंसान होठ से पानी पीता है। दूसरी चीज, जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनकी छोटी अंतड़ियां होती हैं, वेजिटेरियन एनिमल्स की लंबी अंतड़ियां होती हैं। हु आर सपोज टू बी वेजिटेरियन, इंसानों की लंबी अंतड़ियां हैं, कुत्तों की छोटी होती हैं। उसके बाद और भी बहुत फर्क है, ऐसे स्किन में भी फर्क है, पोर्स होते हैं वेजिटेरियन एनिमल्स के, नॉन वेजिटेरियन के नहीं होते हैं। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स के बीच में। इंसान को देखें तो वी आर बायोलॉजिकली, आवर बॉडी क्लियरली टेल्स अस यू आर सपोज टू बी वेजिटेरियन, है ना। पहले की बात अलग थी, जब सर्वाइवल वाज इन क्वेश्चन, लोग अंटार्कटिका में भी रहे हैं जाके, वहां घास भी नहीं उगती थी, तो चलो हम मीट खा लेते हैं, वो फिर भी एक बात पे जस्टिफाइड है। आज हम मीट क्यों खाते हैं? क्या मीट हमारी बॉडी की जरूरत है या वो एक क्रेविंग है? मैं खुद पहले खाता था मीट, खूब खाया हूं, मेरे को क्रेविंग होती थी चिकन खाने की, मैं क्लियरली पहचानता था, मुझे क्रेविंग से मैं बाहर जाके चिकन खरीद के खाता था। तो वो मेरी नीड नहीं थी बॉडी की, वो क्रेविंग थी। तो इंसान को एक जब कंडीशनिंग है ना, बचपन से ही मीट खिला दिया गया तो हमें उसकी क्रेविंग होने लगती है, वी गेट प्री कंडीशन। बट वी डोंट नीड मीट, वी कैन लिव वेरी हेल्दी विदाउट मीट। इनफैक्ट मीट डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी बहुत मेहनत करती है और पूर्ण रूप से कर भी नहीं पाती है। हमारे लिए वेजिटेरियन डाइट ही ज्यादा अच्छी है। दूसरा, आप स्पिरिचुअल वे में अगर देखें तो ऐसा कहा जाता है कि आप जिस प्रकार का खाना खाएं वैसे मन के थॉट्स बनते हैं। अब ये आप खुद वेरीफाई करें, मतलब कुछ दिन तक आप केवल कच्ची सब्जी खाएं, कुछ दिन तक आप खूब ज्यादा मसाले वाला खाना खाएं, आप देखिए क्या फर्क महसूस होता है आपकी कॉन्शियसनेस में। केवल फ्रूट खाइए, देखिए आपकी माइंड में क्या फर्क फील होता है। फिर मीट खाइए खूब सारा, देखिए क्या फर्क फील होता है। तो मे बी इन बातों में भी तथ्य है जो खुद वेरीफाई हो कि खाना खाने से भी मेरी कॉन्शियसनेस में क्या फर्क पड़ता है। तो आपके सवाल का जवाब मैं दे पाया क्या? हाँ सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बोला है जो आपका एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक एडिशनल शायद ये पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि आप अभी वेजिटेरियन है या अभी आपने कंप्लीटली मीट नॉन वेज छोड़ दिया? जी, मैं अभी वेजिटेरियन रहा, पिछले 3 साल हो गए मेरे को। मैंने इस साल अंडा खाना शुरू किया है सर्दियों में। अच्छा। हाँ, अंडा खाया मैंने इस साल। और मैं सच बोलूं तो मेरा पर्सनल रीजन क्या है ना मीट छोड़ने का, मैं आपको अपना रीजन बताऊं, जो मुझे सबसे बड़ा रीजन रखता है। अभी तक मैंने अपने बेनिफिट के रीजन दिए ना कि हम वेजिटेरियन खाएं तो माइंड के लिए बेटर है, बॉडी के लिए बेटर है, और मैंने बायोलॉजिकल रीजन दिए। पर मैं अपना सबसे बड़ा रीजन आपको बताऊं तो वो था कि मेरे को जब फील हुआ ना कि मेरे को अनन्यता का भाव आया कि देयर इज नो अदर, मतलब मैं ही मैं हूँ जिसे कहते हैं, वो एक मेरी कॉन्शियसनेस ऐसी बदली कि मुझे हर किसी से प्यार होने लगा, हो गया। मुझे मक्खी से भी प्यार है, मैं मक्खी भी नहीं मार पाता, मैं चींटी झाड़ू लगाऊं तो उसका ख्याल रखता हूँ। तो जब मेरे अंदर ये भाव आने लगा तो मुझे तो उस चिकन की आत्मा से भी प्रेम हो गया। मुझे लगा कि मैं कैसे आप किसी जिससे प्यार करते हो उसका मर्डर नहीं कर सकते ना, इंस्टेड आप उसे नर्चर करने की सोचेंगे नहीं। तो मैं इंस्टेड मेरी कॉन्शियसनेस में ये चेंज आया कि मैं सबको नर्चर करना चाहता हूँ। तो मतलब मर्डर बहुत दूर की बात हो गई फिर। तो देखें ना, हर जानवर का धर्म क्या है ना और इंसान का धर्म क्या है, इसको एक बार देखें। चलिए, जानवर से पहले पत्थर का धर्म, मटेरियल ऑर्डर का धर्म है कि वो है, मतलब धर्म से मेरा मतलब है वो इनेटनेस जो कल डिस्कस किए हम, आपका वो एग्जिस्टेंशियल इनेटनेस जो आपसे अलग नहीं किया जा सकता, वो प्रॉपर्टी। तो पत्थर या मटेरियल ऑर्डर है, ये उसका धर्म है, ये उससे होना अलग नहीं किया जा सकता मटेरियल ऑर्डर से। उस पत्थर में दूसरे टाइप का मटेरियल ऑर्डर पत्थर से डेवलप हुआ, हवा पानी से, ऑर्गेनिक, जो
ग्रो करता है, जैसे बैक्टीरिया और प्लांट्स, है ना, उनका धर्म है होना और बढ़ना। एक प्लांट बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष अनेक बीज देता है जिससे अनेक वृक्ष आगे आते हैं। होना और बढ़ना उनका धर्म है, आप अलग कर ही नहीं सकते। फिर आते हैं जानवर। जानवर कॉम्बिनेशन है सेल्फ का विद अ मटेरियल बॉडी, लाइक ह्यूमन बीइंग बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी, सेल्फ सेम है। तो जानवर में भी उसका धर्म क्या है? होना, बढ़ना और जीवित रहने की चाह। जानवर में जीवित रहने की चाह है, कोई भी जानवर सुसाइड नहीं करना चाहता, वो जिंदा रहना चाहता है, चाहे वो दर्द में भी रहे पर वो दर्द सहते हुए भी मरना नहीं चाहता। तो इंसान का धर्म होना, बढ़ना, जीवित रहना और सुखी और समृद्ध भाव में जीना। ये किसी भी इंसान से चारों चीज अलग नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे मेरे को ये लगा कि इन जानवरों का जब जीने की इच्छा है, मैं इनसे प्यार करता हूं, तो मैं इनका वो इच्छा कैसे छीन लूं इफ आई लव देम। तो इसीलिए मैंने छोड़ा। अंडा इसलिए खा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जो अंडा आता है, और वहां भी एक कॉम्प्रोमाइज है एक प्रकार का, है ना। दूध पीते वक्त भी मुझे कॉम्प्रोमाइज दिखता है कई बार, क्योंकि वीगन लोगों की बात कुछ हद तक मुझे सही लगती है कि अंडा लेने में भी मुर्गी तो चलो पोल्ट्री फार्म में या जंगली मुर्गी है, उसको दवाई देके ही अंडा निकाला गया है ना। उसमें किसी पर मेरा जस्टिफिकेशन उस हद में यही है कि इसमें किसी की जान नहीं ली गई, कम से कम इतना मेरे को एक बात लगती है। हाँ, ये आप जो बोल रहे हो, ये हमको सेल्फ टू काम आवर सेल्फ फॉर द नीड ऑफ बॉडी और क्रेविंग, हम ये मेरे को लगता है कि रीजन बना लेते हैं कि मिल्क इज नॉट हार्मिंग द एनिमल और एग इज नॉट हार्मिंग द एनिमल। बट आप अगर देखते हो इंडस्ट्री में अगर दूध नहीं पीते हैं, then there wouldn't have been this big industries of cattle farms and things like that, which lead to meat and other products, leather products being available for cheap rates. Also, chicken, anda, though it doesn't harm the animal or kill animal, the demand for eggs, there is a demand for poultry. तो आप जो बोल रहे थे कि there is a lot of impact, just to be clear, but आप जब ये information facts ला रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि we cannot कुछ भी अगर वेजिटेरियन भी बन के रहेंगे, मिल्क अगर पियेंगे, then we are promoting the dairy industry, which would then lead to slaughters of animals and other associated things. तो आपने Can I also add something on top of what Thomas just said? Like, Yes, just Kishan. because it's line in at the same thought. Like, I very much agree how like Thomas says about how milk is the root cause, and India is a country where milk drinkers are like there's a lot of milk drinkers. We are a country we drink a lot of milk, and one of the things I was like in very much conflict last year was that like since last like this 10 years of our government and political regime who preaches like a lot of like pseudo Hinduism wala, and they have this idea about how gai and cattle is our mata, and at the same time India is the largest exporter of like cattle in the world, one of the largest exporters in the cattle. Like I live in a state of Gujarat, hum log ke yahan pe Adani ka super port hai. We see like we know that every week a huge ship of cattle just like gets exported to Iran and Middle Eastern countries, and in exchange we get crude oil of like and this is and Adani port has been known, Adani has been known to be a company who has been a political backing of BJP, who promotes Hinduism, who says that cattle are like holy. So it's like in a way it's like a very circular like convoluted theories around in the world. So like, I don't know if you like what do you think is the rationality or like
like something like that. Yes, I think if the जो हमारा प्रपोज मॉडल है ना, जो इस पूरे दर्शन में है, हम लोग इन 8 दिनों में डिटेल में तो कवर नहीं करेंगे, ये लेवल 1 इंट्रोडक्शन है। तो आप लाइफ मेकर की वेबसाइट पे जाएंगे ना, अगर lifemaker.us, तो उसमें सोसाइटी का पूरा मॉडल प्रपोज है। तो उस मॉडल में क्या होगा ना किशन, कि हम लोग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होंगे ही नहीं। देखिए, दूध भी अगर हम पी भी रहे हैं ना, तो मैं गांव में रहता हूँ, गांव से ही दूध आता है जो यहाँ पे रखते हैं लोग, और ये बैल और गाय दोनों यूज करते हैं आज भी अपने गांव में, खेतों में लोग यहाँ पे, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं आ पाता इनके खेतों में, पहाड़ी है ना। सो वो वाला दूध आ रहा है। तो सोचिए, पहले की तरह अगर हम चले जाएं, और वही तरीका है इंसान के लिए जीने का, एक दिन हम उस पर डिस्कस करेंगे जब हम सोसाइटी वाले स्लाइड्स पे आएंगे। तो हम लोग को, मेरे समझ में, आत्मनिर्भर होके जीना है। तो अपनी खुद की जमीन हो या अपनी कम्युनिटी के साथ अपनी लैंड्स हो, अपने फार्म्स हो, साथ में जानवरों के साथ सिम्बायोटिक वे में जीना, मुझे लगता है कि एक ठीक, कि जानवर भी हो, प्रेम से रखे जाएं अपने साथ। जानवर भी प्यार करता है जवाब में, और प्यार मांगता है ना। प्यार से रखा जाए, और मतलब कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हो, तो पहले की तरह अच्छा था। हर फैमिली अगर अपना ध्यान कर रही है, और या कम्युनिटी मिलकर कर रही है, उससे क्या है कि ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ईरान के लोग को अगर मीट भी खाना है भाई, तो आप अपना कैटल हर फैमिली या हर गांव खुद रेयर करें। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, इसने दुनिया का बहुत बेड़ा गर्क किया है। और ऑफ कोर्स इंडिया में ये बात तो मुझे भी अजीब लगती है कि हम लोग गौ प्रेमी बनते हैं, पर हमारे यहाँ दुनिया में एक्सपोर्ट होता है मीट। तो ये एक प्रकार की हिपोक्रेसी होगी हमारी। तो ये चीजें अच्छी नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। ये इंडस्ट्रियलाइज मीट से मुझे बहुत दुख होता है, मास मर्डर होता है जो जानवरों का। So I really feel industry is not good for us centralized. We have to come to home industry and cottage industry. That's the solution for society. जी। Yeah, I think also आपने वो जो बात बोली थी ना कि हमारी जो ऐसे need of the family, you know, and it has a lot of to do with this कि अभी हम meat लाइक जैसे पोल्ट्री भी ऐसे होता है, लाइक ऐसे खुद की गाय होती है, तो हमें रियलाइजेशन होगा कि वो लाइक यू नो हमारे सामने एक लाइफ है, एंड व्हेन if you have to even consume, if it's a need, you will know that hey, there is a life just in front of me that would serve my needs. But now since we are just buying meat off the shelf, like ऐसे पैसे खरीद के ले रहे हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि पीछे कोई एक you know एक ऐसे ऐसे like you know ऐसे doesn't like since senses में नहीं आता. So I feel even that's like yeah, I think root cause is the industrialization, you know, like ऐसे we need to be more aware of our senses. Yes, I absolutely agree. मतलब हम कनेक्ट नहीं कर पाते कि इसके पीछे की कहानी क्या है इस मीट की। तो इसीलिए हम लोग जैसे जैसे समझे ना, तो मेरे ख्याल से काफी लोग आने वाले टाइम में एक अर्बन टू रूरल माइग्रेशन शुरू होगा आने वाले सालों में, and people will start living off nature and with nature. That is the way a human being should live, with nature. तो अभी पैसे देके हर चीज सप्लाई हो जाए, ये नेचुरल नहीं है तरीका। सो उस पे आगे डिस्कशन होगा सोसाइटल ऑर्डर में हमारा। बहुत सुंदर बात बोले आप। तो बॉडी पे अभी वापस आए, आज का भी कंक्लूड करने के लिए, है ना। सो अब देखिए, हम अपनी बॉडी के लिए, ये पोल मैं बनाना भूल गया, पर हम लोग सब लोग अपने से एक सवाल पूछें कि मैं बॉडी के सेंसेस से कंज्यूम करने के लिए और एंजॉय करने के लिए बॉडी को ज्यादा यूज करता हूं। मतलब मेरा बॉडी से रिलेशनशिप क्या है? इज इट ऑफ अ टेकर और अ गिवर, नरिशर? मतलब मैं बॉडी से अलग अलग सेंसेस कंज्यूम करने का ज्यादा रिलेशनशिप है, या मैं बॉडी को नर्चर करने के रिलेशनशिप में कितना हूं? व्हाट इज माय बैलेंस इन माय रिलेशनशिप विद द बॉडी? वो हम लोग सब अपने अंदर इंस्पेक्ट करें, है ना। ज्यादातर देखा जाए तो हम टेकर हैं, सेंसेशन टेक करना चाहते हैं बॉडी से, इसलिए मीट भी खाते हैं सेंसेशन के लिए। तो यहाँ पे बॉडी के साथ एक ह्यूमन फॉर्म में, कॉन्शियसनेस में हम जितना आएंगे, अब परफेक्ट हम में से कोई नहीं है, पर हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग बॉडी से उतना प्रेम करने लगेंगे। वी विल स्टार्ट लविंग आवर बॉडी, वी विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडी, है ना, एंड वी विल नेचुरली देन स्टार्ट नरिशिंग आवर बॉडी। तो एक ग्रेटफुलनेस फील होती है अपनी बॉडी के लिए कि आई हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल बॉडी। अपने से पूछे, हैव वी एवर फेल्ट ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडी, है ना।
तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम ग्रेटफुल फील कितनी बार करते हैं दिन में, और फिर उस ग्रेटफुलनेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बॉडी के लिए। दोनों चीजें हो रही हैं कि हमारी लाइफ में ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करना मतलब हेल्दी रखना बॉडी को, साथ में अपने लिए ही। तो हेल्दी रखने के लिए क्या है, हम लोग पैसा कमा के सोचते हैं इसलिए कमा रहे हैं कि कभी बीमार। मैं कई लोगों से पूछा हूं, पता है आप पैसा क्यों कमा रहे हैं इतनी जरूरत से ज्यादा, इतना होते हुए। तो मुझे ये जवाब दिए, एक बहुत अमीर फैमिली, हमारे गांव की रिचेस्ट फैमिली है मतलब, तो दे आर वेरी वेल टू डू, बहुत जमीनें हैं, बहुत पैसा है, लाखों रुपए है, मतलब पूरे गांव को खिला सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला हम इसलिए और कमाना चाहते हैं क्योंकि कल हम बीमार हुए, हॉस्पिटल जाना पड़ा तो हमें पता नहीं कितना खर्चा लगेगा। तो हॉस्पिटल जाने की नौबत ही हमारी क्यों आ रही है, राइट। कई फैमिलीज इसीलिए पैसा कमाते हम लोग कि हम हॉस्पिटल में जाके अपने को ठीक करा सकें अगर बीमार हो। तो इंस्टेड अगर हमारा इनटेक ठीक हो, लेट अस से वी ईट गुड फूड, है ना, आप मतलब हमें पता हो अल्कलाइन फूड कौन से हैं, एसिडिक फूड कौन से हैं, किस हिसाब से खाना है। मेरे बॉडी अभी बोल रही है मैंने बहुत खा लिया अब और नहीं खाना है, तो एक्स्ट्रा नहीं खाना है, सही खाना खाना है। प्लीज इस पे रिसर्च कीजिए, अल्कलाइन वर्सेस एसिडिक फूड। We are mostly eating acidic food, that's leading to lifestyle disorders. That's why hospitals are full of people in last 50 years. Why? क्योंकि acidic food खाना शुरू कर दिए। पहले प्रकृति के साथ जीते थे, पेड़ से फल तोड़ के खाते थे, सब्जियां खाते थे। अब ज्यादा चावल और व्हीट खाने लगे हैं, which is acidic, है ना। ज्यादा दालें खाने लगे हैं, या मीट एसिडिक होता है। तो हम एसिडिक फूड खाने लगे हैं, इसके कारण चीनी, व्हाइट शुगर इज एसिडिक। तो ऑल ऑफ दीज एसिडिक फूड्स आर लीडिंग टू प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी, जिससे ब्लड का पीएच बैलेंस खराब हो जाता है, एसिडिक होता है, और हमें ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी प्रॉब्लम्स और लिवर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, गैस की प्रॉब्लम उसी कारण से होती है। तो अल्कलाइन फूड हो, प्लस राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम्स में हो। दिन में 2 बार खाना भी काफी है। जो लोग फिजिकल लेबर या वर्क नहीं करते, अगर वो दिन में 2 बार खाएं तो वो भी बहुत होता है। कई लोग तो 1 बार भी खाते हैं। अक्षता का मैसेज आया है, ईट योर फूड लाइक मेडिसिन और एल्स यू विल एंड अप ईटिंग मेडिसिन एज योर फूड। बहुत सही अक्षता। और देखिए ना, मैं तो मिलता हूं बुजुर्गों से जो दिन में 50-50 ग्राम गोलियां ही खाते हैं फूड। सो अगर हम लेबर करें और एक्सरसाइज करें, नंबर 2, पहली बात है नंबर इनटेक ठीक हो। हमें पानी भी नहीं पीना आता नंबर 1 में। कई लोग खाने के साथ पानी पीते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही शरीर के लिए खराब है। प्लस हम खाना चबाए बिना अंदर कर लेते हैं। जब मुंह में लार लगती खाने में, तो वो नंबर 1 एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप है, पूरे डाइजेशन प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है खाने को लार में भिगोना। इसीलिए कहते हैं जितने दांत हो उतनी बार खाना चबाओ, मतलब अच्छे से चबाओ जिससे लार में भीग जाए। लार बॉडी का एल्कलाइन बैलेंस सेट करती है खाना पचाने के लिए। दूसरी चीज कि पानी पीना, हम खाने के साथ कभी पानी ना पिए। दूसरा, वार्म पानी पिए। तीसरा, पानी में सौंफ या अजवाइन या जीरा डाल के पिए, एल्कलाइन रहेगा बॉडी का पीएच भी। सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पिए, और दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने चाहिए कम से कम। फिर नंबर 2, लेबर एंड एक्सरसाइज। अब हम लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग जो हैं जिसे मैं भी इंक्लूडेड हूँ, हम लोग कंप्यूटर के आगे बैठने वाले ज्यादा हो गए हैं, लेबर हमारी खत्म हो गई। अब तो झाड़ू पोछा बर्तन भी मेड धोती हैं, थैंक्स टू लॉकडाउन की हमने खुद शुरू कर दिया, है ना। पर ये काम भी मेड्स ने शुरू कर दिया था। कम से कम अपने घर का झाड़ू पोछा खुद लगाना चाहिए और बर्तन खुद धोने चाहिए। कपड़े हम वॉशिंग मशीन में जो धोते हैं वो भी प्रॉब्लम है, कपड़े भी खुद धोने चाहिए, जिससे एक्सरसाइज हो, हमारी लेबर हो थोड़ा सा। खेती है तो उससे अच्छी बात नहीं है, अपनी गार्डनिंग खेती करने में खुद लेबर हो जाता है ना। मैं भी खेतों में लोगों के इस बार गया, हेल्प करता हूँ, तो उसमें अच्छा लेबर होता है और कितना अच्छा लगता है, बॉडी ऐसी फिट लगती है, मैं क्या बताऊं। उसके बाद एक्सरसाइज, जिसमें हठ योग और ये सारी चीजें आई। एक्सरसाइज भी जरूरी है ना। हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं ये अपने पे सोच लें। फिर पोस्चर, राइट पोस्चर एंड राइट ब्रीदिंग, इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। अगर हमारी ब्रीदिंग राइट हो, ब्रीदिंग की बात करें, मैंने एक फेसबुक पे वीडियो भी डाला था इस पे, जो मैं शेयर करूंगा बाद में। तो आप जानते हो जो टर्टल होते हैं और एलिगेटर्स होते हैं, ये 300-500 साल जी जाते हैं, और एक चिड़िया 3 से 5 साल जीती है। ऐसा क्यों? आप ब्रीदिंग स्पीड ऑब्जर्व कीजिए जानवरों की।
नेचर से बहुत है सीखने को। टर्टल्स कैन ब्रीथ फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 3 minutes to 30 to 40 minutes, one breath. And birds breathe 3-4 times in 1 second. तो कुत्ते भी देख लीजिए, है ना, कितनी फास्ट 2-3 बार 1 सेकंड में ब्रीथ करते हैं कई बार, तो इसीलिए वो कम जीते हैं। दूसरा, हम बेली से ब्रीद नहीं करते, हम लोग को ब्रीदिंग आज तक सिखाई नहीं गई कभी, राइट ब्रीदिंग। तो एक बुक है स्वर योग, वो आप पढ़े ना तो अपनी ब्रीदिंग के बारे में बहुत पता चलेगा। इट्स एन अमेजिंग साइंस ऑफ ब्रीदिंग। तो एक सबसे पहले डीप ब्रेथ हो, मिनिमम 8 to 12 सेकेंड्स का ब्रेथ होना चाहिए। देन यू विल लिव हेल्दी एंड योर माइंड विल बी शांत एंड साइलेंट। जितना लंबा ब्रेथ उतना शांत दिमाग, जितना गहरा ब्रेथ उतना शांत दिमाग, और उतनी जवान शरीर और उतनी अच्छी स्वास्थ्य। तो ब्रेथ अपना लंबा और गहरा हो। नंबर 2, ब्रेथ पेट से हो। हम में से कितने लोग पेट से ब्रीथ करते हैं वर्सेस कितने लोग छाती से ब्रीथ करते हैं, कितने लोग नाक से खींच के सांस लेते हैं। तो छाती से ब्रीथ करना हमको स्ट्रेस और एंजाइटी देता है। इट मेक्स अस इरिटेबल, नंबर 1। इट गिव्स अस स्ट्रेस इन द माइंड एंड ऑल्सो इन द बॉडी। It screws the body, breathing from the chest. So please breathe from your tummy. Learn how to breathe. If you are not paying focus so far, please start doing it. मैंने पिछले 5-6 सालों से अपनी सांस ही दिन भर देखना शुरू किया। वहां से मेरी लाइफ ऐसे बदली कि सबसे पहले होश में जीने की प्रैक्टिस हुई अपनी सांस से ही जुड़ के, कि मेरी सांस कैसी चल रही है, जब से स्वर योग पढ़ा मैंने। और उसके साथ मेरी सांस अच्छी हो गई तो मेरा मन भी बहुत बदलने लगा और मेरी बॉडी भी हेल्दी फील होने लगी है, और मुझे अपने इमोशंस भी मेरे रेगुलेट होने लगे विद द ब्रेथ। दूसरा, मैंने पोस्चर ठीक किया अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। बैठते वक्त, चलते वक्त, किसी भी टाइम। सोने का भी पोस्चर होता है। पैरों को थोड़ा ऊपर रख के आइडली सोएं। बेंड करके राइट या लेफ्ट में सोते हैं तो पाँव के बीच में आइडली तकिया रख के सोए, 2 तकिए। ये स्पाइन के लिए और बैक के लिए बहुत जरूरी है। और स्ट्रेट स्पाइन जिसकी रहती है वो आदमी कॉन्फिडेंट होता है लाइफ में और माइंड अलर्ट होता है। जिसकी स्पाइन बेंड हो जाती है ना, उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और लैक ऑफ अलर्टनेस होती है। उसकी एनर्जी का फ्लो ही गड़बड़ा जाता है बॉडी में, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइन में है। स्पाइन में ही पूरे प्राण का फ्लो है। कुंडलिनी योग तो स्पाइन पे ही बेस्ड है पूरा। तो अपनी स्पाइन को अच्छा रखेंगे स्ट्रेट और अच्छे से सांस लेंगे तो हमारी 50-60% हेल्थ वहीं अच्छी हो जाएगी। फिर उसके अलावा खाना भी खाने की जरूरत हमारी कंट्रोल में खुद आ जाएगी। ज्यादा भूख नहीं लगने लगेगी, फालतू की भूख मिट जाएगी। खाने का लालच और लस्ट भी कम हो जाएगा सांस से ही। सच में कमाल होगा। मेरे साथ हुआ ये सब। हाँ? और एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत दिन में जरूर हो। अगर 1, 2 और 3 हम करते हैं ना तो वी विल स्टे हेल्दी। हमें मेडिसिन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अक्षता ने बोला। तो हमारी बॉडी हार्मनी में रहेगी अगर 1, 2, 3 रहते हैं। बीमारी का मतलब क्या है? बीमारी का मतलब कि माई बॉडी इज आउट ऑफ हार्मनी राइट नाउ। तो मेडिसिन हेल्प्स अस ब्रिंग बैक टू हार्मनी फ्रॉम टेम्परेरी डिसहार्मनी। एंड व्हाट इज ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन अ ड्रग मशीन टू परफॉर्म अ बॉडी फंक्शन, राइट? ये तब होता है कि इतनी बुरी हालत हो गई बॉडी की कि हार्मनी अब वापस आ ही नहीं सकती है बिना एक्सटर्नल हेल्प के। तो अगर हम बॉडी को खराब होने ही ना दें तो हमें मेडिसिन ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इतनी सारी फैमिलीज जो हम पैसा कमाते हैं हेल्थ के बारे में डर डर के, वो हम करना छोड़ देंगे। इसी बात पे एक पोल आती है हमारी, एफर्ट ऑन हेल्थ ऑफ बॉडी। ये पोल शेयर किया हूं, तो इसके बारे में इसके प्लीज पंचन करें अपने रिस्पॉन्सेस। अपनी खुद का एक एस्टिमेट लें कि हमारे संघ में हम लोग को कितनी फिलहाल नॉलेज है, राइट ईटिंग हैबिट, लाइफस्टाइल, ब्रीदिंग, फिटनेस, एक्सरसाइज की कितनी हम रिसर्च करते हैं, हमारी ब्रीदिंग कैसे चलती है, हम कितना अवेयर होते ब्रेथ के, इस पे रिसर्च हो अपनी कितनी है, डेली कितना होश में रहते हैं ब्रेथ को लेके, और हम लोग का पोस्चर कैसा रहता है, और हमारी फिजिकल हेल्थ की अब तक अप्रोच क्या है। हम मेडिकल इंश्योरेंस लेके पैसा बचा रहे हैं उसके लिए कि बीमार हो तो हॉस्पिटल का खर्चा निकालेंगे, या हम आज हर दिन अपने बॉडी को हार्मनी में रखने की कोशिश करते हैं। इसको प्लीज फीड कीजिए।
मैं ग्रुप में इतने में बुक का नाम भेज रहा हूँ, स्वर योग। आप जानते हैं बहुत बड़ा फर्क होता है कि हमारी राइट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ चल रही है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, या दोनों से। जमीन आसमान का फर्क है। हमारी बॉडी राइट नॉस्ट्रिल चले तो फायर के सिस्टम में, मतलब फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम एक्टिव है, जिसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से चल रही है तो हम वाटर मोड में हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है जो रिलैक्स होता है, रिजुविनेट। दोनों चल रही हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। इसका योग में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसका जीवन के खाने पीने में, यहाँ तक कि हर चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आप अपने जानवरों को घर ला रहे हैं, आप कोई शुभ काम कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा ब्रेथ कैसा चल रहा है, राइट नोस्ट्रिल लेफ्ट नोस्ट्रिल का बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चीज में। मतलब एक नोस्ट्रिल राइट से ब्रीथ करे तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, लॉजिकल ब्रेन। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करे तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जो डीपर सेल्फ है हमारा, वो चलता है वहां पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैं किताब का नाम यहाँ भेज रहा हूँ, ये नेट पे मिल जाती है, स्वर योगा। दूसरा प्लीज प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है, अगर आप लोग नहीं करते प्राणायाम थोड़ा सा हो जाए बड़ा अच्छा रहता है। 11 लोग हो गए 15 में से, बाकी लोग भी डाल दें, 12 हो गए हैं, 80% लोग हो गए, बाकी लोग भी डाल दें, फिर एंड करते हैं पोल। ओके चलिए एंड कर ही देते हैं। आइए देखें। तो फिजिकल फिटनेस के बारे में हम में से 94% लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात। नाउ वी नो दैट हमारा संघ में ये एक चीज है जो हमें फिक्स करनी है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं शरीर के लिए सुविधा इकट्ठी करने में, पर शरीर का ही ख्याल नहीं रख रहे, हार्मनी का। लेट अस नाउ एंश्योर कि हम सही खाना खाएंगे, एक संकल्प लेते हैं, हम रिसर्च करें, ग्रुप में ही चाहे शेयर करें ये सारी बातें, हेल्दी कैसे रहना है, राइट लाइफस्टाइल, ईटिंग, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज लाएंगे अपने जीवन में। दूसरी चीज कि हम ब्रीथ कितना सही कर रहे हैं, तो उसमें भी 70% लोगों ने करीब बोला है कि हमारी ब्रेथ या तो मोस्टली शैलो है, या फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि ब्रीदिंग कैसी रहती है। अगली बार आप स्ट्रेस या नर्वस में हो ना, कभी भी टेंशन एंजाइटी में या एंगर में आए, तो देखिए ब्रेथ कैसी चल रही है, बहुत फास्ट चल रही होगी और चेस्ट से चल रही होगी। तुरंत उसको डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, आप शांति में आ जाएंगे, इनफैक्ट पूरा दिन शांति में रहेंगे। अगर आप होश में अपना ब्रेथ ही लंबा रखने लगे ना, तो वहां से जीवन का योग खुद शुरू हो जाएगा। ध्यान, होश में केवल मेरी सांस मेरे पेट से लंबी चलती रहे, आप इतनी ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए, लाइफ बदलने लगेगी। और मैं सीधा बैठूं, स्पाइन को स्ट्रेट रखूं। अब देखिए कि स्पाइन के बारे में भी हम लोग में से 73% लोग स्पाइन का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो लाइफ में कॉन्फिडेंस की भी इश्यूज आती हैं और हेल्थ की इश्यूज आती हैं। फिर हमारी स्ट्रैटेजी फिजिकल हेल्थ की कहाँ है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है कि अगर हम लोग अपनी ब्रीदिंग हमारी ठीक नहीं है, स्पाइन के बारे में हमारा ग्रुप ठीक नहीं जानता है, ना ही हम ज्यादा जानते हैं खाने पीने के बारे में, तो हमारी लाइफ की स्ट्रैटेजी किस पे डिपेंडेंट है, हम कहाँ एफर्ट डाल रहे हैं हेल्दी रहने में, हेल्दी बॉडी के लिए कहाँ एफर्ट हो पा रहा है। एक रियलिटी चेक करें, हम लोग तो जो जैसा जीवन जी रहे हैं तो ट्रीटमेंट मेडिसिन के लिए तैयार है ना 40 साल की उम्र के बाद। इसमें कोई भी ग्रुप में शेयर करना चाहे तो कर सकता है अपने थॉट्स। मुझको थोड़ा सरप्राइज हुआ ये रिजल्ट देख के कि given the answers we have got in question 1 2 3, most of us should have been in third category, treatment and medicine with medical insurance. आप लोग को ये बात सही लग रही है? हाँ जी थॉमस बोलिए। हाँ भैया, तो मेरा ये आंसर का रीजन ये था कि हम लोग एटलीस्ट वर्कआउट करते हैं, बट स्पाइन पे कभी ऐसा फिटनेस के लिए ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी था आंसर। अच्छा, वर्कआउट तो करते हैं कुछ ना कुछ, चलिए ठीक। हाँ, तो कीप आवरसेल्फ हेल्दी, वर्कआउट करते हैं, बट जब आप स्पाइन का इम्पोर्टेंस अभी बोल रहे हैं, तो
तब ध्यान आ रहा है, बट अभी तक ऐसा पता नहीं था कि स्पाइन का ये इम्पोर्टेंस था। तो चलिए आज से हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने खाने पीना, सांस लेना, स्पाइन की मतलब अपनी स्ट्रेटनेस और साथ में अपना प्राणायाम और एक्सरसाइज पे स्पेशल ध्यान देना शुरू करें, है ना। तो ये एक बात शुरू हो। और कहा जाता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ ना 4 चीजों से डिटरमिन होती है: आहार, विहार, विचार और व्यवहार। केवल आहार विहार नहीं, हमारी हेल्थ में हमारे विचार और व्यवहार का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम इनर कन्फ्लिक्ट में बहुत जीते हैं ना विचारों में, और स्ट्रेस्ड रहते हैं विचारों में, तो बॉडी भी खराब होने लगती है। अगर हम मन से शांत रहेंगे तो बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो आहार पता है, विहार मतलब लाइफस्टाइल, विचार मतलब थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, और व्यवहार दूसरे इंसान से और प्रकृति से हम कैसा व्यवहार करते हैं। ये चारों चीजें हमारी हेल्थ डिटरमाइन करती हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम क्लियर हो गया अपनी बॉडी के लिए: इनटेक, एक्सरसाइज, लेबर एक्सरसाइज, डेली रूटीन, बैलेंसिंग इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग द ब्रेथ ऑफ द बॉडी, और मजबूरी में मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, है ना। और साथ में अपनी राइट थिंकिंग एंड राइट बिहेवियर। ये हो प्रोग्राम हमारा। तो summing up, prosperity is feeling of having producing more than required. We need to identify it. मतलब आज हम लोग गिनती करें अपने घर में कितने जोड़ी मेरे को कपड़े की जरूरत है, कितने जूते चाहिए, किस प्रकार का ट्रैवल चाहिए, क्या पब्लिक ट्रैवल भी मेरे लिए काम कर जाता है ना, मेरी फैमिली के लिए। ये सब क्वेश्चन हम देखें। घर कितना बड़ा चाहिए, कैसा चाहिए। वैसे घर में भी ये सोचें, मिट्टी का और पत्थर का घर ज्यादा अच्छा होता है रहने के लिए, नेचुरल घर, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर का। इसके बहुत साइंटिफिक रीजंस हैं। तो घर भी कैसा होना चाहिए। पुराने टाइम में घर पे भी बोलते थे 5 चीजें होनी चाहिए। गांव में जो भारत के होता था, एक घर आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से अच्छा होना चाहिए कि आपके घर फंक्शंस हो सके, 30-40 लोग भी आके आराम से बैठ सके। तीसरा, उत्पादन की दृष्टि से अच्छा होना चाहिए क्योंकि घर में चीजें प्रोड्यूस होती थी तो आप होम फैक्ट्री चला सकें। चौथी चीज, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होना चाहिए कि घर पे सूरज की रोशनी अच्छी आती हो, गर्मी में ठंडा, सर्दियों में गर्म रहता हो, हवा ठीक से वेंटिलेट होती हो, है ना। तो और पांचवा, प्राकृतिक सौंदर्य, कि कितनी नेचुरल ब्यूटी के साथ आपके एरिया में अलाइंड है आपका घर। ये 5 चीजों से घर बनते थे। तो ऐसे ही हम घर भी सोचते हैं ना, हो तो कैसा घर हो, ये बहुत जरूरी है सोचना। तो अपनी राइट आइडेंटिफिकेशन हो फिजिकल फैसिलिटी की, और फिर हम वैसा जीना शुरू करें। प्रॉस्पेरिटी के भाव में खुद आएंगे हम लोग, है ना। और अगर किसी भी चीज की कमी है, अपना साबुन तेल, साबुन ही खुद से बनाना शुरू करें घर पे। अपनी ब्रेड खुद से बेक करना शुरू करें अपने घर में, है ना। अपनी जितनी हद तक जो चीज बन सके खुद बनाना शुरू करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ में सेल्फ और बॉडी की हार्मनी पे काम करें हम लोग। अपने सेल्फ को रेगुलेटेड रखें कि मेरी बॉडी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, नर्चरिंग होनी चाहिए, उसके लिए मैं वैसे लाइफस्टाइल रखूं, वैसा मैं अपना खान पीन, चलना फिरना रखूं, और वैसे अपनी हेल्थ रखूं। अब ये लास्ट में सेल्फ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चंस आए हैं, और इसके साथ ये सत्र हम एंड भी कर सकते हैं। और इन चीजों पे ध्यान दें कि फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूअसली रहे, कि ऐसा नहीं कि आज प्रॉस्पेरस फील कर रहा हूं पर कल एक क्लाइंट आया तो क्लाइंट से सोचा कि यार मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया जाए, है ना। तो वो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग से नहीं आएगा। पहले हम उससे रिश्ता जोड़ेंगे इंसान से इंसान का, और दूसरा कि हम ऑलरेडी प्रॉस्पेरस है तो हम उसको ठीक दाम देंगे काम का अपने। और एक छोटा सा हम कर ले अपनी फैमिली में सर्वे कि कितनी चीजें हैं हमारे घर में जो हमारी जरूरत की हैं, और कितनी चीजें जो जरूरत की नहीं है। जैसे वो सारी क्रॉकरी जो सालों साल शोकेस में ही पड़ी रहती है दिखाने के लिए, शोकेस के वो सारे आइटम जो दिखाने के लिए वो जरूरत नहीं है। तो इस टाइप की पूरी लिस्ट बने कि मेरी फैमिली में कितना जरूरत का सामान है, कितना जरूरत के बाहर का सामान है, एटलीस्ट पता तो चले ना। एनी क्वेश्चंस?
कोई सवाल इस स्टेज पे या कोई भी थॉट्स? प्लीज ये एक्सरसाइज कीजिएगा अपने घर में, सब कुछ देखना कि हमारा कितना सामान जरूरत का है, कितना नहीं है। क्या आप जानते हैं डाइनिंग टेबल्स बहुत बड़ी गलत चीज ले ली हमने अपने घरों में। जमीन पे बैठ के खाना चाहिए। इट्स हेल्दियर फॉर द पोस्चर। सेकंड, वी आर कनेक्टेड टू अर्थ एंड डाइनिंग टेबल्स ब्लॉक द स्पेस ऑफ द हाउस कंप्लीटली। डिजाइन से भी अच्छे नहीं है, ना ही हेल्थ के लिए अच्छे, और खर्चा भी है। ये अंग्रेजों की कॉपी हो गई है। और हाथ से खाना, उंगलियों से, चम्मच की जगह, बहुत अच्छा रहता है। हाथ से खाने में डायरेक्ट एनर्जी और प्राण आता है। फूड में एक रिलेशनशिप होता है। छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। जमीन पे बैठ के फैमिली भी कनेक्ट होती है, वरना टेबल का ऑब्जेक्ट आ जाता है। बोलिए नीतिका प्लीज। प्रभु। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से आयुष। मुझे आपके आज के इसमें वो जो व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह का जो आपने महत्व दिया है, बहुत ही खूबसूरत था। और हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही समझता हूँ कि कोई कमी है हमारे आज के नए, वो है कि सब अपने फोन्स पे इतने लगे हुए हैं, अपने डिवाइस और अपने फोन से इतने जुड़ गए हैं, और वो बिल्कुल भूल गए हैं कि उनका भी अपना एक शरीर, पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य, वो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से आयुष जी। जी जी जी। तो आज का कंक्लूड करते हुए कि भाई हम अजम्पशंस जिएंगे कि हम शरीर हैं तो हैप्पीनेस सेंसेशन से बॉडी से ढूंढेंगे, या दूसरे से राइट फीलिंग